हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, शुभ संध्या सारे बच्चों को। तो आज जैसे कि आप सबको पता है, हम लोग आज ऑब्स एंड गायनिक के टॉपिक लेके आए हैं और उसमें हम लेके आए हैं सबसे पहले आपके लिए हेमरेज, यानी ऑब्स्टेक्टिकल हेमरेज हम लोग लेके आए हैं। उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सबको सॉल्व किया जाएगा। सबको गुड इवनिंग। ऐप चालू करो बहुत जल्दी। ओके बच्चे, यादराम सेम टू बेटा, बुका बेड़िया, पंकज, सबको गुड इवनिंग मेरी तरफ से। आयरन मैन थैंक यू बेटा, गुड। लंकापति रावण, अंकी दिया, आसिफ, पूजा, ठीक है बच्चों, चलो बहुत बढ़िया बेटा, सब लोग आ गए, सबको गुड इवनिंग, वेरी गुड। चलो बच्चे, हाँ सब लोग प्रेजेंट हो, बहुत बढ़िया। अब बच्चे सब लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाओ। आज हम ऑप्शन गायनिक में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कौन बच्चे, हेमरेज, उसको लेके आए हैं। और एक कोशिश रहेगी कि हेमरेज से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन हैं एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो ये तो कन्फर्म है कि ये एग्जाम में आए ना आए, पर ये कन्फर्म है कि अगर आपको ये क्वेश्चन के आंसर आ गए तो आपको कितना भी टफ एग्जाम में क्वेश्चन आए हेमरेज से रिलेटेड, चाहे वो एंटीपार्टम हेमरेज हो चाहे वो पोस्टपार्टम हेमरेज हो, आप उसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, तो बस सब फटाफट आ जाएं। सबको गुड इवनिंग है। लंकापति, आसिफ, गणपत, अनिल, शकुनी मामा, वेरी गुड, जीतू, ये सब बच्चे, सबको मेरी तरफ से एक साथ ही बोल देता हूं गुड इवनिंग। ठीक है बेटा, ओके। सो गुड इवनिंग के बाद अब हम शुरू करते हैं आज की क्लास। और यकीन मानो ऑप्शन गायनिक को क्लीन तरीके से ही पढ़ाया जा सकता है और आपको आज पता चल जाएगा। तो आपने कहा ऑप्शन गायनिक में हमारा टॉपिक है बच्चे क्या, ऑब्स्टेक्ट हेमरेज, और उससे हम पढ़ रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है सामने। पहले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ो, एक क्वेश्चन कई सारे क्वेश्चन आपका क्लियर करेगा। तो आई ट्राई माई बेस्ट कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों के आंसर मिलें और आपका टाइम का पूरा सदुपयोग हो। ठीक है बच्चों, गुड। तो ये क्वेश्चन है, सबके इसके आंसर आना चाहिए। बहुत जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ो, आज हमें काफ़ी क्वेश्चन करने हैं क्योंकि टाइम का बहुत जल्दी और बहुत अच्छा यूज करना है। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे सामने है। नमस्कार गुरुजी, हाँ सबको नमस्कार बेटा। ओके, शक्तिमान भी आ गए, चलो अच्छा है। ठीक है बच्चों, चलो नाउ वी डिस्कस द नेक्स्ट थिंग इज विच वन इज फर्स्ट क्वेश्चन, ए प्रेग्नेंट क्लाइंट इज डायग्नोज्ड विद पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया। ये जो है एक नर्स को डायग्नोज किया है, किससे, जो से पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया है। इन एक्सप्लेनिंग द डायग्नोसिस द नर्स टेल द क्लाइंट दैट यूजुअल ट्रीटमेंट ऑफ पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया इज विच ऑफ द फॉलोइंग, कि इनमें से जो पार्शियल है प्लेसेंटा प्रीविया, इनमें से कौन सा। ओके, सबके आंसर आने लगे हैं, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, सबके आंसर आ रहे हैं ए। ओके, जावेद का भी है। सब बच्चों को आंसर देना है, कोई भी बच्चा ऐसा ना रहे जो आंसर ना दे। ठीक है बेटा, बबीता संग, देन साइंस, राम, दिया शर्मा, पतिवित्रम मंदोदरी, भूपेंद्र, शकुनी मामा, सब बच्चों को आंसर देना है बच्चे। ठीक है, बहुत बढ़िया। हम ये बताएंगे कि इसका आंसर ये क्यों है और हम ये भी बताएंगे कि बाकी इसके आंसर क्यों नहीं है। ठीक है बेटा, सो नाउ वी डिस्कस द फर्स्ट थिंग इज, सबसे पहले ये बात कर रहा है किसके बारे में, दैट इज द प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है, सबको पता है कि प्लेसेंटा प्रीविया इज द कंडीशन इज इन विच द एबनॉर्मल इम्प्लांटेशन ऑफ द प्लेसेंटा एट द लोअर यूटेराइन सेगमेंट। जो प्लेसेंटा होता है उसका जो इम्प्लांटेशन है वो कहां हो गया है, लोअर यूटेराइन सेगमेंट पे हो गया है। ठीक है बच्चे, इसके बारे में बहुत सारी चीजें हैं जो आपको बतानी है, तो वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारी हेडिंग है बेटा क्या, प्लेसेंटा, प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है, दैट इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन ऑफ प्लेसेंटा
इन लोअर यूटेराइन सेगमेंट। जो लोअर यूटेराइन सेगमेंट होता है उसमें अगर प्लेसेंटा अटैच हो जाता है इम्प्रॉपरली, उसे क्या कहते हैं, दैट इज द प्लेसेंटा प्रीविया। तो जो प्लेसेंटा प्रीविया है इसकी वजह से क्या होती है, ब्लीडिंग। क्या होती है बेटा, ब्लीडिंग। अब जो ब्लीडिंग है इस वजह से ये किस में काउंट होता है, एपीएच के अंदर। किसके अंदर काउंट होता है, एपीएच। तो एपीएच का एक पॉजिटिव एजेंट मान लो या कॉज मान लो किसको, प्लेसेंटा प्रीविया का। तो एपीएच में जो ब्लीडिंग हो रही है, एपीएच में जो ब्लीडिंग है उसका रीजन क्या हो सकता है, प्लेसेंटा प्रीविया। ऐसा कहते हैं कि 1/3 केसेस, बच्चे जितना मैं डाटा दे रहा हूं इसको याद रखना, ठीक है। 1/3 केसेस ऑफ एपीएच, 1/3 केसेस ऑफ एपीएच कॉज्ड बाय प्लेसेंटा प्रीविया। तो 1/3 का मतलब लगभग बात करें तो 33% यानी 33% ऐसा है कि जिसमें प्लेसेंटा प्रीविया एपीएच में क्या करवा देती है, ब्लीडिंग करवा देती है। आपने कहा चलो ठीक है, ये जो ब्लीडिंग हो रही है उसमें आपने कहा कि दैट इज द कंडीशन ऑन 1/3 केसेस। तो आपने कहा इसका इंसिडेंस क्या है। अगर इसके इंसिडेंस की बात करूं तो 300 से 400 महिलाओं में से एक महिला को प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होता है बच्चे, आंसर है प्लेसेंटा, क्या होता है, प्लेसेंटा प्रीविया। तो इंसिडेंस की बात करूं मैं तो इंसिडेंस इसके कैसे हैं कि हर 300 से 400 महिलाएं जो प्रेग्नेंट हैं उनमें से एक महिला को क्या होने के चांस होते हैं, प्लेसेंटा प्रीविया। ठीक है बच्चे। सरपन कहें क्या लिखा बच्चे, 70% कॉज ऑफ प्लेसेंटा। 70% कॉज ऑफ प्लेसेंटल कॉज में मतलब उसमें एब्रप्टिव प्लेसेंटा भी होता है और प्लेसेंटा प्रीविया भी होता है। ठीक है बच्चे, दोनों मिलाकर अप्रोक्सीमेट 70% होते हैं। गुड। तो आपने कहा कि यह है कितना, लगभग हर 300 से 400 महिलाओं में से एक को क्या होता है, आंसर है प्लेसेंटा प्रीविया। क्या बेटा, प्लेसेंटा प्रीविया। क्लियर है। आपने कहा जो प्लेसेंटा प्रीविया है इस केस में क्या होगा कि इसका कॉज कोई पूछे, देखो कॉज अगर पूछे तो इटियोलॉजी बताना, न कि रिस्क फैक्टर। अगर कोई आपसे कॉज पूछे तो इटियोलॉजी बताना, रिस्क फैक्टर नहीं। आपने सुना होगा ग्रांड मल्टीपैरा, ग्रांड मल्टीपैरा इज नॉट एटियोलॉजी, ग्रांड मल्टीपैरा इज ए रिस्क फैक्टर। तो इटियोलॉजी की बात करूं तो इसका इटियोलॉजी क्या है, तो इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट इटियोलॉजी है डिफेक्टिव डेसिडुआ। तो इसकी अगर कोई आपसे पूछे कि एग्जैक्ट एटियोलॉजी क्या होती है, तो एग्जैक्ट एटियोलॉजी होती है बच्चे क्या, दैट इज द डिफेक्टिव डेसिडुआ। कि जो डेसिडुआ है वो डिफेक्टिव हो गया है और जहां अटैचमेंट अपर सेगमेंट में होना चाहिए था वहां कुछ प्रॉब्लम की वजह से अटैचमेंट नहीं हो पा रहा, क्योंकि उस एरिया का क्या बच्चे, उस एरिया का डेसिडुआ क्या हो चुका है, डिफेक्टिव। क्या हो चुका है बच्चे, डिफेक्टिव। क्लियर है। तो आपने कहा चलो ठीक है, डिफेक्टिव डेसिडुआ है इसलिए क्या हुआ है, प्लेसेंटा प्रीविया। इसीलिए क्या हुआ है, प्लेसेंटा प्रीविया। बाकी सब इसके क्या है, रिस्क फैक्टर कहलाते हैं। जैसे ग्रांड मल्टीपैरा मैंने आपको बता दिया, वो सब क्या कहलाएंगे, इसके रिस्क फैक्टर कहलाएंगे। ठीक है बेटा। तो आपने कहा चलो ठीक है। और बताओ, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है ब्लीडिंग के बारे में। क्या चीज आती है, ब्लीडिंग के बारे में। तो ब्लीडिंग के बारे में 3 पॉइंट बोल रहा हूं जो याद रखना। ठीक है बच्चे, आपको हो सकता है ये याद हो, पर यह भी बात है कि कुछ पॉइंट ऐसे जो आपको याद ना हो। तो आपने कहा सबसे पहले ब्लीडिंग के बारे में बताइए। तो ब्लीडिंग के बारे में बात करते हैं। तो जो ब्लीडिंग है वो पेनलेस होती है। कैसी होती है बेटा, ब्लीडिंग कैसी होगी, पेनलेस। और एक इंपॉर्टेंट चीज है कॉजलेस। कॉजलेस मतलब एग्जैक्ट कुछ नहीं पता कि ब्लीडिंग क्यों होती है, एग्जैक्ट नहीं पता कि ब्लीडिंग क्यों होती है, और ये पेनलेस होती है और कॉजलेस भी होती है। और ये कोई जरूरी नहीं है कि एवरी केस ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया हैज ब्लीडिंग, इट्स नॉट कंपल्सरी। जब तक प्लेसेंटा प्रीविया के क्वेश्चन में ब्लीडिंग ना दे आप ये मानना कि ब्लीडिंग नहीं हुई है। तो आपने कहा मतलब यह है कि ब्लीडिंग इज नॉट कंपल्सरी। समझ आ रहा है बेटा। तो ब्लीडिंग जो है वो कंपल्सरी नहीं होता, अगर होगी तो वो कैसी होगी, पेनलेस होगी। ये कन्फर्म है। अगर ब्लीडिंग हुई तो पेनलेस होगी, ये तो कन्फर्म है। पर यह जरूरी नहीं है कि हमेशा क्या हो, ब्लीडिंग हो। प्लेसेंटा प्रीविया में ब्लीडिंग हो भी सकती है और ब्लीडिंग नहीं भी हो सकती। मैं गारंटी दे रहा हूं इस क्लास के बाद आपको कम से कम 20 चीजें नहीं पता चलेंगी, चाहे आपने पढ़ रखा होगा प्लेसेंटा प्रीविया और पोस्टपार्टम हेमरेज। ये यकीन मानो कि इस क्लास के बाद आपको लगेगा कि आपने बहुत सारी चीजें नहीं सीखी हैं।
क्योंकि आपको अभी देखनी है कि ओबीजी क्या होती है। ठीक है बेटा, तो आपने कहा ये कोई जरूरी नहीं है कि ब्लीडिंग हो, पर अगर ब्लीडिंग हुई तो पेनलेस होगी, और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बता चुका हूं, ब्लीडिंग कॉजलेस होती है। कोई एग्जैक्ट कॉज नहीं पता कि ब्लीडिंग क्यों होती है, बस ब्लीडिंग होती है। तो आपने कहा सर ठीक है, प्लेसेंटा प्रीविया में आपने कहा हमने ग्रेड पढ़े हुए हैं, आपने ग्रेड पढ़े होंगे, मैं भी आपको रिवाइज करा देता हूं। आपने 4 ग्रेड पढ़े हैं प्लेसेंटा प्रीविया के, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड एंड फोर्थ ग्रेड, सबने पढ़ रखे हैं 4 ग्रेड। अब सुनो, ये ग्रेडिंग का जो सिस्टम है ये आउटडेटेड हो चुका, मतलब अब इस ग्रेडिंग के सिस्टम पर क्वेश्चन नहीं बनते ज्यादातर, पर फिर भी अगर कोई एग्जामिनर पुरानी बुक फॉलो कर रहा है तो इसको फॉलो कर सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इतना मान के चलो कि ये जो कंडीशन है वो आउटडेटेड हो चुके हैं ग्रेडिंग सिस्टम। आज की डेट में अगर करंट बात करो, करंट प्लेसेंटा प्रीविया का क्लासिफिकेशन कितने ग्रेड में होता है, तो इसके 2 टाइप होते हैं बेटा, एक होता है पार्शियल और एक होता है कंप्लीट। ये 2 ही टाइप का प्लेसेंटा प्रीविया बताया गया है जो लेटेस्ट गाइडलाइन है, उसमें लेटेस्ट गाइडलाइन में 2 ही टाइप के होते हैं प्लेसेंटा प्रीविया, एक होता है दैट पार्शियल और एक होता है कंप्लीट। अब ग्रेडिंग वाले क्वेश्चन, ग्रेडिंग वाली लॉजिक आउटडेटेड काउंट होती है, आउटडेटेड काउंट होती है। क्लियर बच्चे? तो आपने कहा था ठीक है, ब्लीडिंग ओनली इन थर्ड एंड फोर्थ टाइम, ब्लीडिंग थर्ड एंड फोर्थ में, मेरी बात सुनो, थर्ड एंड फोर्थ में ब्लीडिंग होगा, दैट इज डिपेंड। आप सेकंड में भी ब्लीडिंग होता है मिस्टर प्रमोद, सेकंड में भी ब्लीडिंग हो सकता है, खासकर जब वो पोस्टीरियर हो। कौन सा हो सेकंड वाला? मार्जिनल पोस्टीरियर हो, उसमें भी ब्लीडिंग हो सकती है। तो ये बात याद रखना। तो आपने कहा चलो ठीक है, अब आपने कहा क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन क्या था? तो क्वेश्चन कह रहा था कि सर द इज एक्सप्लेनिंग द डायग्नोसिस, नर्स टेल द क्लाइंट दैट यूजुअल ट्रीटमेंट फॉर पार्शियल प्लेसेंटा। मैंने कहा ना पार्शियल, मैंने बताया था 2 टाइप का है, पार्शियल और कंप्लीट। क्वेश्चन में भी वही बात बोल दी, कौन सा है? पार्शियल और कंप्लीट। तो आपने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग, कि कौन सा यूजुअल ट्रीटमेंट होगा? आपने कहा पहले सबने आंसर दिया है इसका ए। चलो मैं बता देता हूं, इसका आंसर ए सही है, पर मैं ये बता दूं बाकी सही क्यों नहीं है। सबसे पहले प्लेटलेट इन्फ्यूजन, आपने कहा क्यों देना चाहते हो? क्या आपको लगता है प्लेटलेट डेफिशिएंसी है या ब्लीडिंग प्रॉब्लम है? क्या आपको लगता है कि प्लेसेंटा प्रीविया में प्लेटलेट का डिसफंक्शन हुआ है इसलिए ब्लीडिंग हो रही है? नहीं, प्लेसेंटा प्रीविया में प्लेटलेट पर कोई फर्क नहीं पड़ा, ना ये प्लेटलेट एबनॉर्मल है, ना ये प्लेटलेट एबनॉर्मल है, और ना ये प्लेटलेट कमी हुई है। मेरी बात को बड़े गौर सुनना बच्चे, ना ये प्लेटलेट में क्या हुई है? कमी हुई है, और ना ये प्लेटलेट एबनॉर्मल है। इसका मतलब प्लेटलेट देने से कोई फायदा नहीं होता। ये प्लेटलेट वहां काम आती हैं जहां प्लेटलेट डिसफंक्शन होता है। बहुत सारी बीमारियां हैं जहां प्लेटलेट काम नहीं करती हैं, वहां ये समझ में आता है। बट ये जो ब्लीडिंग है आपने कहा कॉजलेस है। चलो एक बच्चे के मन में क्वेश्चन आया, गोविंद प्रजापति देखते जाओ बेटा, हाँ सब देखते जाओ, अभी तो आगे से आगे देखते जाओ, अभी स्टार्ट है। आप भरोसा रखो, आपका साथ है, हमें सब कुछ मिलेगा। आपके साथ से बड़ी कोई बात नहीं होती। आप बच्चे जिसको प्यार करते हैं वही सबसे अच्छा है। समझ में आ रहा है बच्चे? तो आपने कहा कि अब ये बात बताओ कि सर आपने कहा कि ब्लीडिंग तो कॉजलेस है, कॉजलेस है ब्लीडिंग, पर फिर भी अगर ब्लीडिंग हो रही है तो ऐसा हो सकता है कि ब्लीडिंग हो सकती है इन रीजन से। कौन कौन सा? आपने कहा सेक्सुअल इंटरकोर्स, अगर प्लेसेंटा प्रीविया है और महिला सेक्सुअल इंटरकोर्स में इन्वॉल्व हो रही है तो उसको ब्लीडिंग हो सकती है। आपने कहा और कैसे हो सकती है? पीवी, पर वेजाइनल एग्जामिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, पर वेजाइनल एग्जामिनेशन से भी क्या हो सकती है? ब्लीडिंग। और तीसरा क्या है? दैट इज द कंप्रेशन ऑफ प्लेसेंटा, कंप्रेशन ऑफ प्लेसेंटा बाय फीटस वेट या फीटल वेट। फीटल के वेट की वजह से प्लेसेंटा कंप्रेस हुआ है, और जो प्लेसेंटा कंप्रेस हुआ है इस वजह से क्या होने लगी? ब्लीडिंग। तो ये कॉज हो सकते हैं, एग्जैक्ट कॉज नहीं पता, तभी कहा था ब्लीडिंग इज कॉजलेस, ब्लीडिंग इज कॉजलेस। जिसका कॉज नहीं पता इडियोपैथिक मान सकते हो। और मैं पहले कह चुका हूं ब्लीडिंग होना कंपलसरी नहीं होता है, ब्लीडिंग होना कंपलसरी नहीं होता। ठीक है बेटा? तो आपने कहा ठीक है, तो इन टाइम पर हो सकती है ब्लीडिंग, तो ये वाला ऑप्शन तो गलत है क्योंकि प्लेटलेट का डिसफंक्शन नहीं है। अब मेरी बात बहुत ध्यान सुनना, कुछ लोग ऐसा बताते हैं कि प्लेसेंटा प्रीविया हो तो तुरंत सिजेरियन सेक्शन कर देना चाहिए। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्लेसेंटा प्रीविया हो तो आप पहले यह देखो कि उस महिला की प्रेगनेंसी कितने वीक की है।
मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं जिसे आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। आपने कहा क्या बोला? मैंने कहा कि आप किस मेथड से डिलीवरी करोगे और कब डिलीवरी करोगे, ये सारी चीजें जो डिपेंड कर रही हैं, ये सारी चीजें जो डिपेंड कर रही हैं वो किस पर कर रही हैं बच्चे? आपने कहा ये जो करेंगी वो किस पर डिपेंड करेंगी? सबसे पहले कि आपको ये पता होना चाहिए कि प्लेसेंटा प्रिविया में आपको सिजेरियन कराना है या नॉर्मल डिलीवरी करानी है। सिजेरियन कराना या नॉर्मल डिलीवरी करानी, इस बात पर डिपेंड करेगा कि प्लेसेंटा की दूरी, प्लेसेंटा की डिस्टेंस इंटरनल सर्वाइकल ओस से कितना दूरी पर है, इंटरनल सर्वाइकल ओस से कितना दूरी पर है, इस पर डिपेंड करेगा। आपने एक बार समझा दो तो मैं समझा देता हूं एक बार आपको। आप देखो कि सपोज करो ये बच्चे यूट्रस है और ये इसकी सर्विक्स है और यहां से ये ऐसे बना हुआ है, ठीक है बेटा। तो आपने कहा सपोज करो कि सर जो प्लेसेंटा है वो यहां अटैच है, ये जो प्लेसेंटा है वो यहां अटैच है, ये रहा आपका प्लेसेंटा और यहां पर है ये है इंटरनल सर्वाइकल ओस। तो अगर इससे इसकी दूरी, दैट इज द लेस देन 2 सेंटीमीटर, अगर ये दूरी 2 सेंटीमीटर से कम है देन हैव टू गो विद सिजेरियन सेक्शन, तो आपको सिजेरियन सेक्शन करना पड़ेगा। और अगर ये दूरी 2 से 3 सेंटीमीटर से ज्यादा है, यानी अगर ये दूरी डिस्टेंस, बेटा कितनी बता रहा हूं, डिस्टेंस इज मोर देन 2 to 3 सेंटीमीटर, तो आप इसकी नॉर्मल डिलीवरी भी करवा सकते हो। डिपेंड इस बात पे करेगा कि ब्लीडिंग कितनी हो रही है और फीटल डिस्ट्रेस कैसा है। तो ये मान के चलो, अगर कोई आपसे कहता है इस बात को कि प्लेसेंटा प्रिविया आंख बंद करके क्या कर दो सिजेरियन, गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो 2 से 3 सेंटीमीटर तक होने पर आपने क्या कहा, नॉर्मल डिलीवरी कराएंगे। 2 सेंटीमीटर से कम है तब हम क्या कराएंगे, इसका सिजेरियन सेक्शन। तो आपने कहा सर एक बात बताओ, प्लेसेंटा प्रिविया, ये लाइन 5 स्टार बना लेना, बुरे वक्त में काम आएगी। प्लेसेंटा प्रिविया का डेफिनेटिव मैनेजमेंट क्या होता है, प्लेसेंटा प्रिविया का सबसे बेस्ट इलाज क्या होता है, सबसे बेस्ट मैनेजमेंट होता है आप कैसे भी करके इसकी क्या करवा दो, डिलीवरी करवा दो। आपने कहा डिलीवरी 2 तरीके से होती है, मैं बता चुका हूं, या तो आपको सिजेरियन से करानी है और या आपको नॉर्मल डिलीवरी करानी है। तो इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपका प्लेसेंटा कितना दूर है इंटरनल सर्वाइकल ओस से। तो आपसे पूछा जाए, एक लाइन का क्वेश्चन है कि प्लेसेंटा प्रिविया का परमानेंट या बेस्ट इलाज क्या है, आंसर है डिलीवरी करा दो, क्योंकि ना रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। समझ में आया बच्चे? तो आपने कहा कि ये जो है वो सिजेरियन सेक्शन या नॉर्मल डिलीवरी कौन सी करानी है, इस बात पे डिपेंड करेगा कि दूरी कितनी है, ब्लीडिंग कैसी हो रही है और फीटल डिस्ट्रेस है या नहीं है। समझ में आई मेरी बात? तो आपने कहा इस क्वेश्चन में इसने क्या बोला था, इसने बोला था इमीडिएट सिजेरियन सेक्शन। क्यों भाई इमीडिएट क्यों? क्या आपने मुझे यह बताया है कि बहुत पास आ चुका है प्लेसेंटा? नहीं, आपने खुद ने कहा है कि पार्शियल है। आपने खुद ने कहा है कि कैसा है बेटा, पार्शियल। और पार्शियल जहां होगा वहां मैं इतनी जल्दी क्यों करूंगा सिजेरियन सेक्शन की, पार्शियल ही तो है, कौन सा कंप्लीट है। तो आपने कहा ये ऑप्शन तो गलत है। लेबर इंडक्शन, आपने कहा लेबर इंडक्शन तब करोगे जब आपको पता हो कि दूरी ज्यादा है। अगर दूरी कम है आपने लेबर करा दी, इट कंडीशन बिकम मोर हैजार्ड्स, मोर लीथल, तो कंडीशन और नुकसानदायक हो जाएगी। इसलिए इस बात को समझ लेना जो मैंने कहा है कि एक्टिविटी लिमिटेड इज द बेड रेस्ट। तो आप महिला को क्या बोलोगे, महिला को बोलोगे आप बेड रेस्ट करो, बेड रेस्ट करने से आपके ब्लीडिंग के चांस कम हो जाएंगे, आपकी ब्लीडिंग के चांस कम हो जाएंगे, फीटल डिस्ट्रेस के चांस कम हो जाएंगे, ऑक्सीजन की डिमांड कम हो जाएगी। बात समझो जो मैं कह रहा हूं। आपने कहा क्या क्या करना है, एक्टिविटी लिमिटेड करने को बोला है बेटा, क्या बात करना है, तो आपने क्या है, एक्टिविटी को लिमिटेड करने की बात बोल रहा हूं। और एक्टिविटी लिमिटेड का मतलब है, रीजन क्या है कि ब्लीडिंग के चांस कम हो जाएंगे, ऑक्सीजन की डिमांड कम हो जाएगी, इसलिए बेटर है। और फीटल डिस्ट्रेस नहीं होगा, फीटल डिस्ट्रेस के चांस कम हो जाएंगे, इसलिए बेटर है आप क्या कर लो, आप इसकी कर लो, दैट इज विच वन इज एक्टिविटी लिमिटेड, यानी कि एक्टिविटी लिमिटेड और बेड रेस्ट। और इसके बारे में बहुत सारी चीजें, अगला क्वेश्चन आएगा मैं फिर बताऊंगा। प्लेसेंटा प्रिविया अभी खत्म नहीं हुआ, अभी सिर्फ एक क्वेश्चन खत्म हुआ है जो आपके सामने स्क्रीन पे सामने है। एक क्वेश्चन में आपको यकीन मानो आपको ऐसा लग गया होगा कि बहुत कुछ नया सीखने को है और बहुत कुछ नया सीखोगे।
यकीन मानो आप जिस प्लेटफॉर्म पे हो वहां पर आपको सबसे अच्छा ही मिलने वाला है। तो आपने कहा ठीक है सर। देन अगर सर लेस देन 20, हाँ बेटा राजकुमारी सिरवी, अगर लेस देन 32 वीक हुआ तो भी डिलीवरी कराएंगे? नहीं, इस क्वेश्चन का आंसर मैं अगले दूंगा। अगर 34 वीक से पहले है, अगर 34 वीक से पहले है तो मैं वेट करूंगा 34 वीक होने का। सिरवी मेरे क्वेश्चन का आंसर समझ लो बेटा, अगर पूछा है तो घबराओ मत, हर चीज का आंसर मिलेगा। तो आपने कहा कि अगर 34 वीक से ब्लीडिंग पहले हो रही है तो सर क्या करूं, तो क्या मैं इसकी डिलीवरी करा दूं? नहीं, उसकी डिलीवरी नहीं कराते। उस समय 34 वीक से पहले कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, कौन सा मैनेजमेंट? कंजर्वेटिव मैनेजमेंट दिया जाता है जब तक कि 34 वीक पूरे ना हो जाए। प्लेसेंटा प्रीविया में कोशिश रहती है कैसे भी खींचकर 34 वीक तक ले आओ, कैसे भी खींचकर 34 वीक तक ले आओ। 34 वीक के हम इतना जोर क्यों दे रहे हैं? 34 वीक पर फीटस के लंग्स इतने मैच्योर हो जाते हैं कि बाहर आने पर सांस ले सकें। और आप जानते हो सरफेक्टेंट मैंने ही पढ़ाया है, 34 वीक पर एक्टिव हो जाता है अच्छे से। इसलिए कम से कम 34 वीक का वेट करूंगा और उससे पहले डिलीवरी नहीं कराऊंगा अगर पॉसिबल हुआ तो। और अगर पॉसिबल नहीं है तो फिर मजबूरी में तो मुझे करानी पड़ेगी क्या बच्चे डिलीवरी, अगर केस क्रिटिकल आ गया है तो। और उसके बाद मुझे इस बच्चे को रखना पड़ेगा सपोर्ट पर, उसको मुझे लाइफ सेविंग सपोर्ट पर रखना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं था। मैं कोशिश करता हूं कि काम चल जाए। कौन सा बताया मैंने? कंजर्वेटिव मैनेजमेंट क्या होता है आगे आएगा, मैं बता दूंगा, घबराओ मत, हर चीज आपको समझ में आएगी और हर चीज आपको बताई जाएगी। कंजर्वेटिव एंड, बहुत बढ़िया इंद्र कुमार पांडे, कंजर्वेटिव एंड डेफिनेटिव। कंजर्वेटिव वी कैन यूज बिफोर 34 वीक एंड डेफिनेटिव आफ्टर 34 वीक, और जो डेफिनेटिव है वो 34 वीक के बाद किया जाता है। क्लियर बच्चे? तो आपने कहा अगली कंडीशन हम देखते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन से भी बहुत से क्वेश्चन आपके क्लियर होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर सामने, ये रहा। इस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो और हर क्वेश्चन को आपको समझना है। और यकीन मानो मैं ये गारंटी नहीं देता कि आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन मिलेगा, नहीं, ऐसा कहना बेवकूफी है। पर यह कंफर्म है कि अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिए तो एग्जाम के क्वेश्चन आपको बहुत इजी लगेंगे, बहुत आसान। और इतना आसान नहीं है, मैं क्वेश्चन में ट्विस्ट डालता हूं और क्वेश्चन में ट्विस्ट जो होता है वही क्वेश्चन को बदल देता है। तो आ जाओ एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। इट इज कंटिन्यूड ब्लीडिंग occur during third stage with the contracted uterus is caused most likely to be। इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए, और मुझे क्वेश्चन के पर्टिकुलर इस क्वेश्चन से बहुत लगाव है। मैं दे देखना चाहता हूं क्या अब तक तुम पढ़ चुके हो पोस्टपार्टम हेमरेज? क्या पोस्टपार्टम हेमरेज नाम की कोई भी चीज आपके दिमाग में है? अगर वो है तो उसे निकाल फेंको, क्योंकि अब जो चीजें हैं आपको नहीं मिलने वाली हैं। बहुत बढ़िया, ओके प्रेमलता सी, बहुत बढ़िया, सुनील सी, बहुत बढ़िया, योगेश सी, बहुत बढ़िया बेटा, सब ओके, बहुत बढ़िया। इतना इजी आंसर था, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत इजी आंसर है। सब हर बच्चे का आंसर आना चाहिए, हर बच्चे का रेस्पॉन्स आना चाहिए। मुझे यह देखना है कि आप इस क्वेश्चन में कितने इन्वॉल्व हो चुके हो। आप सिर्फ पढ़ते रहिए, हर चीज आपको मिलेगी और वो आपको मिलेगी जो एग्जाम तक लेके जाए। ओके बच्चे, बहुत बढ़िया। कईयों का ओम प्रकाश, बहुत बढ़िया बेटा, सुनीता सी, बहुत बढ़िया, सुनीता सी, अंकित सी, भूखा भेड़िया बी, श्री कृष्ण सी, अंकित कुशवाहा, चलें, हाँ चलो बेटा, बबलू ए, बहुत बढ़िया, सी, दीप सी, प्रमोद। हर बच्चे का क्वेश्चन का इसका आंसर देना है। जो क्वेश्चन का आंसर नहीं करेगा यकीन मानो उसका कुछ नहीं होना, गलत सही छोड़ दो मेरे ऊपर। सारांश माथुर, बहुत बढ़िया बेटा। इजी आंसर नहीं है, मुझे पता है इजी आंसर नहीं है, तभी तो मैं लाया हूं। इजी आपको देना क्यों है? इजी तो आप पढ़ी रहो सब जगह। शकुनी मामा, ओके बच्चे। हर बच्चा जो भी यहां प्रेजेंट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे, सब्सक्राइब करे, लाइक करे और शेयर करे जरूर। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भूलना, इस चीज को मत भूलना। चैनल को आप सब लोगों का सपोर्ट चाहिए। ओके, सब ने ऑलमोस्ट आंसर दे दिए। एक बार मैं देख लेता हूं। देखो, मैं उन लोगों से विशेष सहानुभूति रखता हूं जिन लोगों ने इसका आंसर सी दिया है। मुझे पता था, इसीलिए मैंने क्वेश्चन डाला था। मुझे पता था कि आप इसका ऑप्शन देखते ही इसका आंसर सी दे दोगे।
सबसे पहले हाँ, मोहम्मद हुसैन खान रूबी, बहुत बढ़िया बेटा। भाई के भक्त, बहुत बढ़िया, सही। गलत है बेटा, ये भाई के भक्त गलत है। तो सबसे पहले मैं ये बता देता हूं कि इस क्वेश्चन में आपको क्या आंसर देना है और आपने क्या आंसर दिया है। आपने जो आंसर दिया है वो मुझे बहुत गलत लगा और आपको भी हंसी आएगी जब मैं इस क्वेश्चन का आंसर दूंगा। पहले बाद में करते हैं, पहले एक आंसर को काट देते हैं कि इसका आंसर ये तो नहीं है। अटॉर्नी ऑफ यूट्रस इज द नॉट द राइट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। अरे पीपीएच सुनते ही अटॉर्नी ऑफ यूट्रस पे मत भागो, बहुत सी चीजें हैं जो आपको जाननी है पीपीएच के अंदर। क्लियर बेटा? तो पीपीएच में आपने कहा तो सर ये क्या कह रहे थे, ब्लीडिंग हो रही है, हाँ, और आप कह रहे हो अटॉर्नी ऑफ यूट्रस नहीं है। नहीं, यूट्रस की अटॉर्नी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है। हाँ, अब सी हटा दिया तो बी पे आ गए, बहुत बढ़िया। अब सी हटा दिया तो बी पे आ गए, बहुत बढ़िया। कोई भी ऑप्शन रहना नहीं चाहिए। निशा कृष्णन, बहुत बढ़िया, सही बेटा। मेरे को लगा सी होगा, मुझे भी ये लगा सी होगा, पर सी है नहीं। बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा, परफेक्ट। अब मैं बता रहा हूं इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा उससे पहले थोड़ा सा पीपीएच पर प्रकाश डाल देते हैं। आओ लेके टॉर्च चलते हैं और प्रकाश डालते हैं किसके ऊपर, पीपीएच के ऊपर। तो आपने कहा सर पीपीएच के बारे में बता दो, पीपीएच क्या है। तो पीपीएच के बारे में मैं कुछ डाटा बता रहा हूं, कृपया इसको याद रखना, ठीक है बेटा। आपने कहा सर कब है, आफ्टर द बर्थ। आपने कहा ठीक। पीपीएच सर नॉर्मल जो डिलीवरी होती है, नॉर्मल डिलीवरी में अगर जो ब्लड लॉस है मोर देन 500 ml और अगर सिजेरियन सेक्शन है तो मोर देन 1000 ml ब्लड लॉस इज कंसीडर एज पीपीएच। चलिए बेटा, आपने कहा अरे ये सर कितने होते हैं पीपीएच, तो पीपीएच को कितने होते हैं वो समझा दूंगा। अभी एक बार देख लेते हैं कि सर आप क्या बोल रहे हो। आप ये कह रहे हो कि नॉर्मल डिलीवरी में 500 ml तक नॉर्मल है, 500 ml तक ब्लड लॉस नॉर्मल होता है, 500 ml तक ब्लड लॉस नॉर्मल होता है। किस कंडीशन के अंदर, आंसर है नॉर्मल डिलीवरी के अंदर, और 1000 तक नॉर्मल होता है सिजेरियन सेक्शन में। इसका मतलब इससे ज्यादा है तो ही पीपीएच कहूंगा। तो आपने कहा सर एक बार ये बता दो कि नॉर्मल ब्लड लॉस कितना होता है, नॉर्मल ब्लड लॉस। आओ इसके बारे में आपको डाटा दे दूं, आप इस डाटा को अभी की अभी कॉपी में लिख लो और एग्जाम में देख लेना कहीं ना कहीं। आपने कहा सर ठीक है, नॉर्मल डिलीवरी में कितना मानते हो आप इसे, 500 ml नॉर्मल मानते हो। सिजेरियन सेक्शन, अभी रुक जाओ, सिजेरियन सेक्शन किया है फॉर डिलीवरी, फॉर डिलीवरी। अगर डिलीवरी के लिए सिजेरियन सेक्शन कर रहे हो, बच्चे को बाहर निकालने के लिए सिजेरियन सेक्शन कर रहे हो, उस समय 1000 ml नॉर्मल लॉस है, 1000 ml नॉर्मल लॉस है। क्वेश्चन में चेंज, सिजेरियन सेक्शन फॉर हिस्टेरेक्टोमी, सिजेरियन सेक्शन फॉर हिस्टेरेक्टोमी। अगर यूट्रस को निकालने के लिए क्या करना पड़ रहा है, सिजेरियन सेक्शन करना पड़ रहा है, उस कंडीशन में नॉर्मल ब्लड लॉस कितना होगा, तो नॉर्मल ब्लड लॉस, इसका आंसर सबका आना चाहिए कि अगर सिजेरियन सेक्शन से डिलीवरी कर रहे हो तो 1000 नॉर्मल है, पर अगर सिजेरियन सेक्शन इसलिए किया है कि यूट्रस को बाहर निकाल सको, अगर सिजेरियन सेक्शन इसलिए किया है कि यूट्रस को बाहर निकाल सको, उस कंडीशन में बहुत बढ़िया कुंभकर्ण, एक नंबर बेटा, इसका आंसर है 1500 ml। 1500 ml ब्लड लॉस नॉर्मल माना जाता है जब सिजेरियन सेक्शन में हम किस लिए करते हैं, पर्पज क्या है, हिस्टेरेक्टोमी। क्या पर्पज है बेटा, हिस्टेरेक्टोमी। बात समझ में आई? आपने कहा सर एक बात बताओ, आज का टॉपिक क्या था, आज का टॉपिक था ऑब्स्टेक्टिकल हेमरेज। क्या था बेटा, ऑब्स्टेक्टिकल हेमरेज। एक लाइन अंडरलाइन करो, मैसिव ऑब्स्टेक्टिक हेमरेज किसे बोलोगे, मैसिव ऑब्स्ट्रक्टिव हेमरेज किसे कहा जाता है, जब ब्लड लॉस मोर देन 1500 ml, जब ब्लड लॉस इतने से ज्यादा हो जाता है, कितने से ऊपर, आंसर है 1000 ml से ज्यादा हो जाता है, तब हम क्या कहते हैं, 1500 से ऊपर हो जाता है, इसे मैसिव ऑब्स्ट्रक्टिव ब्लड लॉस क्या कहता है, हेमरेज कहा जाता है। आपने कहा ठीक है सर। पीपीएच के बारे में सर हमने ये देखा है कि प्राइमरी और सेकेंडरी,
प्राइमरी और सेकेंडरी, मैं हर बात जो बोल रहा हूं कुछ ना कुछ पॉइंट नया मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। आपने कहा सर प्राइमरी तो हमने ऐसे सुना है, हमने पढ़ा भी है किताब में और कईयों ने पढ़ाया भी है कि विद इन 24 आवर्स हो जाए उसे प्राइमरी कहते हैं, और 24 घंटे के बाद हो और अप टू 6 वीक हो तो उसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, सेकेंडरी। बहुत बढ़िया। अब मेरा क्वेश्चन सुनो, प्राइमरी में प्राइमरी पीपीएच होने के चांस मैक्सिमम कब होते हैं? आपने कहा सर विद इन 24 आवर। विद इन 24 आवर इज रेंज, विद इन 24 आवर इज रेंज बेटा, वो रेंज है। एग्जैक्ट आंसर पूछ लेना तो आप एग्जैक्ट आंसर डबल स्टार बना के करना, विद इन 1 to 2 आवर्स, 1 से 2 घंटे में हो जाता है पीपीएच। कौन सा वाला? प्राइमरी। कुछ बुक्स में 3 से 4 घंटे लिखा है, कोई बात नहीं, 1 से 2 घंटे राइट आंसर, 1 से 2 घंटे राइट आंसर है बच्चे इसका। तो आपने कहा सर ठीक है, इन दैट कंडीशन अगर ये प्राइमरी 24 घंटे के अंदर है, रेंज है, और अगर 1 से 2 घंटे में मैक्सिमम चांस है, आपने कहा इसे बताओ सेकेंडरी। अब मैं बताता हूं जो बुक्स में लिखा है, बुक्स में क्या लिखा है कि 24 घंटे के बाद परपेरियम पीरियड तक, 24 घंटे के बाद परपेरियम पीरियड तक हम क्या मानेंगे, पोस्टपार्टम हेमरेज सेकेंडरी वाला। पर आप ये मान के चलो कि इसे अप टू 12 वीक भी पीपीएच काउंट किया जाता है, और ये नया है, इसे स्टार बना लेना। 6 वीक वाला डाटा आपको मिल जाएगा, पर आपसे कोई पूछे सेकेंडरी, हो सकता है कुछ बुक्स में अपडेट नहीं हो जाएगा बहुत जल्दी, पर आप यह यकीन मान के चलो कि सेकेंडरी 6 वीक तक ही आंसर है, पर अब इसे एक्सटेंड कर रहे हैं कहां तक, 12 वीक तक इसे माना जाएगा पीपीएच। क्या माना जाएगा? पीपीएच। तो आपने कहा पीपीएच 12 वीक तक माना जाएगा, बिल्कुल, ये पीपीएच 12 वीक तक माना जाएगा, 6 वीक तक नॉर्मल अभी तक बुक्स में लिखा हुआ है। आपने कहा तो चेंजिंग यानी प्रोसेस चल रहा है, प्रोसेस होगा तो ये 12 वीक भी काउंट हो जाएगा। आपने कहा चलो ठीक है सर, ये देख लेते हैं। आप ये बताओ सर पीपीएच पे इतना ध्यान क्यों दे रहे हो? पीपीएच मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एमएमआर। एमएमआर इंडिया की अभी करंट कितनी है? 130 पर 1 लाख। 1 लाख महिला प्रेगनेंसी में 130 की डेथ हो जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? एमएमआर। तो आपने कहा अभी इंडिया की करंट एमएमआर कितनी है? दैट इज फॉर द 130। अभी हमारा गोल क्या है? अभी हमारा गोल क्या है? हमारा गोल है 50 तक लाना। और 50 तक भी क्यों? हम तो चाहते हैं कोई महिला मरे ही क्यों, कोई महिला मरे ही क्यों प्रेगनेंसी में, तो हमारा गोल होना चाहिए 0। हम उस तरफ जा रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, हम हर तरीके की केयर दे रहे हैं, कोशिश है कि हम एमएमआर को नीचे लाएं। समझ आया बेटा? बहुत, अरविंद कुशवाहा बहुत बढ़िया बच्चा। तो आपने कहा सही में अपडेट है सर, बिल्कुल बेटा, हर चीज अपडेट है भाई का, आपको हर चीज अपडेट मिलेगी। आप इस प्लेटफॉर्म पे आए ओबीजी पढ़ने के लिए, तो आपका भरोसा मुझ पर है, और ये मेरी ड्यूटी है कि वो भरोसे पे आप मैं सही उतरूं। समझ में आ रहे हैं बच्चे? तो ऐसी कोई भी इस प्लेटफॉर्म से बात नहीं बोली जाएगी जो किसी को भी ईगो को हर्ट करे और या आपके डाटा को डिस्टर्ब करे, पर मैं बोलूंगा वही जो सच है। समझ आया बच्चे? तो आपने कहा इन दैट कंडीशन, तो गोल हमारा है 50 तक लाने का, देखो कब तक आएगा, पर अभी हाल फिलहाल हमारी एमएमआर 130 है। समझ आया बच्चे? आपने कहा चलो ठीक है, और बताओ सर, और क्वेश्चन में आपने कहा था सर कॉज बताइए, इसमें कॉज पूछ रहा है ना, चलो कॉज के बारे में बात कर लेते हैं बेटा। कॉज इसके कई सारे हैं, जिनमें 4T बड़ा कॉमन है। 4T ये तो सबको याद होगा, ये तो रटाया इसी तरीके से गया है कि आपको याद हो जाए। तो आपने कहा 1T का मतलब क्या है? सर मैंने कहा टोन कैसी है? टोन है पुअर। आपने कहा ओके, किसकी टोन पुअर है? आंसर है किसका बच्चे? दैट इज यूट्रस। यूट्रस की टोन क्या है? पुअर। 1T का मतलब क्या है सर? ट्रॉमा। 1T का कॉज क्या है? ट्रॉमा। आपने कहा ठीक है। अगले टी का मतलब क्या है सर? थ्रोम्बिन डेफिशिएंसी। बहुत बढ़िया, चलो सबको आता है ये बात, मुझे आज पता चल रही है। प्रायोरिटी बेटा, हरीश के राठौर अगर वो ऑप्शन में 6, 8, 10, 12 दे रहा है तो अभी तक उसका आंसर 6 ही है। मैंने बताया अपडेट हो रहा है, जैसे कि हाँ एक एग्जांपल बताता हूं कैसे कंफ्यूजन होता है। जैसे कि प्रोजेस्टेरोन वाली आईयूसीडी है, प्रोजेस्टेरोन वाली आईयूसीडी है, उसका अभी तक 5 साल माना जाता है, 5 साल माना जाता है, पर कुछ विद्वान ऐसे बोल देते हैं कि 7 से 10 साल तक है। अरे वो अभी अपडेट नहीं किया है, आप उसको आंसर मानो जो अपडेट है। 7 साल तक उसकी एफिशिएंसी देखी गई है, मान लिया,
पर उसका आंसर है प्रोजेस्टेरोन आईयूसीडी का आंसर माना जाएगा 5 साल, क्योंकि अपडेट वर्जन वही है और हम वो पढ़ाएंगे जो अपडेट हो। तो इन दैट कंडीशन आपने कहा कि ये तो जो थ्रोम्बिन है डेफिशिएंसी है उसका आपको ध्यान रखना, और आपने कहा और क्या है सर, एक टी और है जिसका मतलब है टिश्यू। बहुत बढ़िया, टिश्यू रिटेन्ड, जो टिश्यू बच जाते हैं बाद में वो भी क्या कर देते हैं बेटा, वो भी कर देते हैं क्या, आंसर है पोस्टपार्टम हेमरेज। यहां खत्म नहीं हुआ, अभी चीजें बाकी हैं। आपने कहा सर मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, मैंने कहा 80% कॉज करता है कौन, अटॉनी ऑफ यूट्रस, और 20% करता है कौन, ट्रॉमा। बाकी सब साइड हीरो है, क्योंकि लगभग अप्रोक्सीमेट 100% कॉज यही होते हैं, या तो एटॉनी और या इंजरी या ट्रॉमा। क्वेश्चन चेंज, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पीपीएच, आंसर इज अटॉनी ऑफ यूट्रस। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेकेंडरी पीपीएच, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेकेंडरी पीपीएच। क्वेश्चन में सेकेंडरी पूछ ले, सीएचओ में गलत हो गया भाई, इसलिए भाई कालीन भैया, क्योंकि चीजें गलत लोगे तो गलत ही मिलेंगे। आपको मैं बता दूं, ऑप्स गायनिक की सबसे स्टैंडर्ड बुक्स मानी जाती है विलियम्स को। जो विलियम्स की बुक है वो सबसे स्टैंडर्ड मानी जाती है ऑल ओवर वर्ल्ड, और विलियम्स की बुक में साफ लिखा है कि अपडेटेड है ये 5 साल के लिए, और उसके बाद इसको एफिशिएंसी 7 साल तक हो सकती है। हो सकती का मतलब हो भी और नहीं भी हो, इसलिए हम 5 साल ही मानेंगे किसको, आईयूसीडी फॉर विच वन, प्रोजेस्टेरोन। और कोई स्टैंडर्ड एग्जाम हो, सीएचओ को छोड़ो, कोई स्टैंडर्ड एग्जाम हो तो आप कृपया करके वही लिखना जो मैं कह रहा हूं कि प्रोजेस्टेरोन आईयूसीडी 5 साल तक होती है। और मैंने अपने फेसबुक पेज पे इसका आंसर 5 साल ही दिया था। जब सीएचओ की मैंने आंसर की डाली थी तब भी मैंने इसका आंसर 5 साल दिया था। बात समझ में आ रही, क्योंकि ये डाटा बात है एक्यूरेसी की। तो आपने कहा कि इन दैट कंडीशन, ये जो है कि आपने कहा सर अगर वो पूछे पीपीएच का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, तो आंसर क्या जाएगा, आंसर जाएगा अटॉनी ऑफ यूट्रस। क्वेश्चन चेंज, वो पूछे सेकेंडरी पीपीएच का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, आंसर है बेटा टिश्यू रिटेंशन, यानी कि रिटेन टिश्यू इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेकेंडरी पीपीएच। स्टार बना लो, डब्बे में बंद कर लो, एग्जाम में कभी न कभी जरूर टकराएगा कि अगर वो सेकेंडरी पर्टिकुलर लिख के बोले कि सेकेंडरी का बताइए एग्जैक्ट कॉज क्या है, अगर वो सेकेंडरी का एग्जैक्ट कॉज पूछ रहा है आपसे तो आप बेधड़क इसका आंसर दे देना क्या बच्चे, टिश्यू रिटेंशन, यानी रिटेन टिश्यू जो है वो मोस्ट कॉमन कॉज है। क्या बेटा, मोस्ट कॉमन कॉज है किसका, आंसर है सेकेंडरी पीपीएच का। तो सर प्राइमरी का, चाहे प्राइमरी कहे, अब इसका चाहे प्राइमरी कहे चाहे फिर खाली पीपीएच कहे, इसका मोस्ट कॉमन कॉज है अटॉनी ऑफ यूट्रस। पर अगर एग्जामिनर तुम्हारी नॉलेज चेक करना चाहे तो वो वर्ड जोड़ देगा क्या, परप्यूरल हेमरेज, डिलेड हेमरेज और सेकेंडरी पोस्टपार्टम हेमरेज, सब एक ही नाम है। अगर ऐसा वर्ड वो जोड़ रहा है इसका मतलब यह है कि वो जानना चाहता है आपसे कि आपको ये पता है कि टिश्यू जब अंदर रुक जाता है तो ब्लीडिंग करवा देता है, और उस ब्लीडिंग को सेकेंडरी पीपीएच कहते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसका क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है बेटा, तो आज क्लास में आपने कहा कि ये जो कंडीशन है हम पढ़ रहे हैं 40, और ये एटियोलॉजी किसकी बेटा, आंसर है पीपीएच की। तो पीपीएच में वापस क्वेश्चन पे चलते हैं। अब मैं आपको बताता हूं क्या क्वेश्चन है। आपने कहा सर देखो थर्ड स्टेज थी लेबर की, और ये वर्ड पर आपने ध्यान नहीं दिया, मैं इस वर्ड को अंडरलाइन कर देता हूं। जिस बच्चे ने ये वर्ड पढ़ लिया उसने आंसर दे दिया। इसने कहा कि कॉन्ट्रैक्टेड यूट्रस, यूट्रस ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्टेड है, यूट्रस में ऑलरेडी टॉन है, और जब टॉन है तो अटॉनी कैसे बोलोगे, यानी इस कंडीशन में यूट्रस परफेक्टली फाइन, क्योंकि ये यूट्रस क्या कर चुका है, कॉन्स्ट्रैक्ट कर चुका है। तो आपने कहा है कि ये जो भी क्या है, जो यूट्रस है वो कॉन्ट्रैक्ट कर चुका है, और कॉन्ट्रैक्ट किया है यूट्रस को, इसका मतलब यह है कि टॉन तो है, इसका मतलब यहां टॉन परफेक्ट है। टॉन बेटा कैसी है, परफेक्ट, और टॉन परफेक्ट है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर ये नहीं दे सकते कि अटॉनी हुआ है। अभी जब टॉन परफेक्ट है तो अटॉनी कैसे बोलोगे भाई, तो इसका मतलब अटॉनी वाला लॉजिक तो बाहर गया। हाँ बोलो, सब इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।
और शेयर करें, क्योंकि हर बच्चे को ये नॉलेज मिलनी जरूरी है कि ओबीजी क्लीन भी हो सकती है। साफ सुथरी ओबीजी इज पॉसिबल, ये वास्तव में पॉसिबल है। समझ आ रहा है बच्चे? तो आपने कहा इन दैट कंडीशन, तो जब कॉन्स्ट्रक्ट यूट्रस है तो मैं अटॉर्नी तो बोलूंगा ही नहीं। आपने कहा सर ठीक है, और बताओ। कुछ बच्चे इसका आंसर दे रहे थे प्लेसेंटल एबरप्शन, इनसे मेरी विशेष और ज्यादा सहानुभूति है। बेटा सुन मेरी बात, थर्ड स्टेज है, थर्ड स्टेज में प्लेसेंटा निकालना है मुझे, प्लेसेंटा निकलेगा वही थर्ड स्टेज है। और अभी तक तुम आप एबरप्शन देख रहे हो। एबरप्शन इज एबनॉर्मल प्रीमैच्योर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा। प्रीमैच्योर सेपरेशन यानी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग लेबर तो प्लेसेंटा सेपरेट ही होगा, और मैं उसे अंदर रखकर क्या करना है, उसका इमारत बनानी है मेरे को, प्लेसेंटा निकालना ही पड़ेगा। और निकालना है तो आप कह रहे हो कि सर थर्ड स्टेज में एबरप्शन हो गया। एबरप्शन होता ही है, उससे पहले हो जाता है। अगर आपने कहा प्लेसेंटा एबरप्शन अगर डिजीज है तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डिजीज है। थर्ड लेवल स्टेज में एबरप्शन प्लेसेंटा नॉर्मल है, मुझे निकालना ही था। किसको? किसको? आपने कहा प्लेसेंटा को मुझे निकालना था। इसका मतलब यह निकला कि आज आपने कहा कि प्लेसेंटल एबरप्शन जो है वो इसमें ब्लीडिंग का कॉज नहीं है, पीपीएच का कॉज नहीं है, क्योंकि हर दुनिया की हर प्रेगनेंसी में थर्ड स्टेज में प्लेसेंटा निकलता ही है। तो किस बात का एबरप्शन? एबरप्शन तब जब बात होती है बेटा किसकी? आंसर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तब मैं मानता उसको कॉज। आपने कहा चलो ये भी ठीक है। सर्वाइकल पॉलिप, सर्वाइकल पॉलिप जो होते हैं लाइक सम ग्रोथ हो जाती है सर्विक्स में, सम एबनॉर्मल ग्रोथ। बेटा एबनॉर्मल ग्रोथ, एबनॉर्मल ग्रोथ इन सर्विक्स। तो सर्विक्स में कुछ मोटे मोटे ग्रेन्यूल्स बन जाते हैं जो दिखने में कार्सिनोमा जैसे लगते हैं, कैंसर जैसे। कैंसर नहीं होते, पॉलिप्स होते हैं। और आप समझो जब पॉलिप्स रप्चर होते हैं तब भी ब्लीडिंग होती है, जब पॉलिप्स रप्चर होते हैं तब भी ब्लीडिंग होती है, बट वो ब्लीडिंग के साथ में डिस्चार्ज भी आता है, डिस्चार्ज भी होते हैं, और वो फॉल स्मेल होता है, गंदी स्मेल वाले डिस्चार्ज आते हैं। हाँ या ना बच्चे? गंदी स्मेल वाले डिस्चार्ज आएगा और ब्लड आएगा तो लगेगा पॉलिप रप्चर हुए हैं। इसका मतलब ये भी इसका आंसर नहीं है। नहीं, आपने कहा आंसर क्या है, कलर बदल लेते हैं जिससे कि आपको आंसर सुनहरा दिख जाए। आपने कहा आंसर है बेटा क्या? सर्वाइकल एंड पेरिनियल लेसरेशन। लेसरेशन बोले तो ट्रॉमा, और ट्रॉमा बोले तो इंजरी। और आप पता है कि मैं बता चुका हूं 20% कॉज ऑफ पीपीएच इज इंजरी और ट्रॉमा। तो अगर अटॉर्नी ऑफ यूट्रस नहीं है तो हो सकता है कि लेबर के टाइम पे जब बच्चा बाहर आया था सेकंड स्टेज में, उस समय लेसरेशन कट लग गए हैं। आपने कहा सर बाहर से तो मुझे नहीं दिख रहा। बेटा बाहर से नहीं दिखता, आपको कई बार आप एपिजोटोमी कर देते हो, और एपिजोटोमी करते हो उसको आप क्या कर देते हो, सूचन ही कर देते हो, पर अंदर से जो रप्चर हुआ है वो अभी आपने सूचन नहीं किया है। जो रास्ता रप्चर हुआ है उसका क्या, उसमें अगर कट लगेगा, उसमें अगर लेसरेशन आएगा तो आपने कहा उस लेसरेशन से ब्लीडिंग होती रहेगी, और होती रहेगी ब्लीडिंग तो फिर बच्चे क्या करवा देगा? पीपीएच। तो याद रखना कि जो बर्थ कैनाल है उसमें अगर कट लग गए, लेसरेशन हो गए, इसका मतलब कंफर्म है कि वहां क्या हुआ है, पीपीएच के चांस हैं। तो इसका आंसर माना जाएगा आंसर नंबर फर्स्ट। तो सी वालों बहुत बहुत आपको धन्यवाद कि आपने इसका आंसर सी दिया, मुझे इतना बोलने का मौका मिल गया। बहुत बहुत धन्यवाद उनको जिन्होंने आंसर बी दिया। तो कुल मिलाकर बी और सी वाले घबराएं नहीं, आपको आज के बाद ये पता चल जाएगा कि क्वेश्चन पढ़ो तो हर वर्ड का मतलब है। जिसने इस वर्ड को पढ़ लिया था उसने आंसर दे दिया, और जिसने इस वर्ड को गलत तरीके से छोड़ दिया और सोच लिया कि इसकी तो कोई मतलब ही नहीं है, इस एक शब्द की क्या मतलब है, 80% आंसर मिल जाता है एग्जाम में, खासकर नॉरसेट में 80% आंसर मिल जाएगा आपको अगर आपने क्वेश्चन ढंग से पढ़ लिया। अगर आप क्वेश्चन का मतलब समझ गए, ये मेरी गारंटी है कि आपको 80% आंसर आ जाएगा, क्योंकि आता पढ़ा हुआ ही है। हम क्वेश्चन पढ़ नहीं पाते, फिर हमें क्वेश्चन भूत दिखाई देता है और भूत से डर लगता है तो क्वेश्चन छोड़ देते हैं। समझ में आ रहा है? तो क्वेश्चन प्रॉपर पढ़ना बहुत जरूरी है। हाँ या ना बच्चे? तो आपने कहा चलो 2 क्वेश्चन हो चुके, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाला है। सब लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ठीक है बेटा? अगला क्वेश्चन देखो, पीपीएच में बहुत सारी बातें पढ़ते ही हैं, और भी वापस आएगा पीपीएच, छोड़ेंगे नहीं, हर चीज को बताना है आपको। तो और भी क्वेश्चन आएगा पीपीएच का, तब बाकी बातें कर लेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे है,
इस बार अच्छे से पढ़ लेना, मैं नहीं चाहता वापस गलत हो। ओके बेटा, चेतन कुमार बहुत बढ़िया, अंकिता पासवान, यही होता है सर। हाँ बस बेटा मैं वही बता रहा हूं जो होता है, मैं वही बता रहा हूं जो होता है, ठीक है बेटा। कोरोना ऐसी बातें नहीं है बेटा, ऐसी बात नहीं है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। ओके जगदीशन, गुरु बिन सब अंधेरा, सही कहा बेटा, सही कहा जगदीश, क्योंकि गुरु के बिना सब अंधेरा है। हमें भी किसी ने सिखाया, हम भी कुछ सीखे, हम आपको दे रहे हैं, यह परंपरा चली आती है। बेटा सब इस क्वेश्चन का आंसर जरूर देना। आज आप जितने भी प्रेजेंट हो, आप यकीन मानो कि आप आज जब क्लास खत्म होगी तो आप घर पे जाओगे तो आज कम से कम आप 2-3 चैप्टर पूरे क्लियर करके जाओगे, और वो चीजें जो लेटेस्ट अपडेटेड है, ठीक है बेटा। बहुत बढ़िया, मोनिका चौधरी ए, पूजा सी, भीम सी, आरती सी, ओके कालीन भैया ए, कालीन भैया थोड़ा ध्यान से, भीम सी, रॉकेट बना दिए भीम ने, बहुत बढ़िया बेटा। सारांश, सारांश बहुत बढ़िया, सारांश के सारे आंसर सही जा रहे हैं, आई एम प्राउड ऑफ यू सारांश। खुशी, अंकित टांक ए, बहुत बढ़िया अंकित। सर हर बच्चे को आंसर देना है। सर आपकी आवाज क्या बता, आवाज बेटा बहुत फास्ट मैसेज आ रहे हैं, मैं पढ़ नहीं पा रहा, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। आरती, रणवीर, प्रियंका, प्रिया, अंकिता यादव डी, बहुत बढ़िया। भाई का स्टेटस, भाई का स्टूडेंट, चलो बहुत बढ़िया बेटा। दिलखुश, मोहित, ओम प्रकाश, पूजा, तेजाराम, पिंकी, पिंकल, लोकेश, लोकेश पढ़ रहा है, बहुत बढ़िया। इसमें वो बच्चे ही पढ़ रहे हैं जो ऑलरेडी लगे हुए हैं नोट साइड में, कितनी बड़ी बात है बेटा। सुपुत्र करण, करण मेरा फेवरेट है, करण माय पर्सनल फेवरेट, आप तो जानते ही हो, पूरे महाभारत में सबसे बेस्ट किरदार है। ओके बेटा, सबके आंसर आ रहे हैं, देव जेन्युइन डी, और बढ़िया, ठीक है बेटा। चलो एक बार क्वेश्चन को मैं भी पढ़ लेता हूं, क्या कहना चाह रहे हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या निकल के आएगा, ठीक है। ए लेडी विद 32 वीक एंड 3 डे प्रेगनेंसी, 32 वीक 3 दिन की प्रेगनेंसी है। एक महिला आई है हमारे पास जिसकी प्रेगनेंसी 32 वीक की और 3 दिन की प्रेगनेंसी है, विद द वेजाइनल ब्लीडिंग, और कंप्लेन क्या लेके आई है, वेजाइनल ब्लीडिंग। ए रिसेंट यूएसजी डन ऑन हर एंड मेंशन ए प्लेसेंटा प्रीविया, और यूएसजी से कंफर्म हो गया कि क्या हुआ है, इसको प्लेसेंटा प्रीविया हुआ है। क्या हो बेटा, प्लेसेंटा प्रीविया हुआ है। चलो क्वेश्चन में एक हिंट तो मिल गई कि क्लाइंट लेके आया है प्लेसेंटा प्रीविया, और इसकी उम्र है, जिसकी जेस्टेशनल एज है बेटा कितना, 32 वीक से लेके 3 दिन तक, और इसमें क्या हो रही है, ब्लीडिंग। कुछ की पॉइंट्स को अंडरलाइन कर रहा हूं मैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इट इज पॉसिबल टू डू कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, आ गया कंजर्वेटिव मैनेजमेंट। किसी बच्चे ने मुझसे पूछा था, मैंने कहा था बता दिया जाएगा कंजर्वेटिव मैनेजमेंट। यकीन मानो आज आपको क्लियर हो जाएगा कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, और मैं यह बता दूंगा कब लगाना है और कब नहीं लगाना है, ठीक है बेटा। तो आपने कहा कंजर्वेटिव मैनेजमेंट के बारे में बात कर लेते, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट क्या है। तो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, सबसे पहले मेरे पास केस है बच्चे किसका बेटा, प्लेसेंटा प्रीविया। तो वापस से आ जाओ, जो अधूरी मेरी इच्छा थी वो वापस से पूरी कर लेते हैं। प्लेसेंटा प्रीविया का जो बचा हुआ है, तो जो प्लेसेंटा प्रीविया का जो बचा हुआ है उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब हम क्या क्या टॉपिक देख रहे हैं। सबसे पहली बात आपने कहा सर क्या है, कि अगर मुझे बता दो कि 32 वीक और 3 दिन, यही लिखा था बेटा मैंने, हाँ या ना, तो लगभग 32.5 वीक की प्रेगनेंसी है, लगभग 32.5 वीक की प्रेगनेंसी है। और मैं कह चुका था कि अप टू 34 वीक ऑफ प्रेगनेंसी यूज कंजर्वेटिव मेथड,
कौन सा मेथड? कंजर्वेटिव मेथड। तो आपने कहा कंजर्वेटिव पर इतना जोर दे रहे हो तो एक बार कंजर्वेटिव मेथड को समझा ही दो। कंजर्वेटिव मेथड क्या होता है और कब लगाते हैं? सब मिलेगा, हर चीज मिलेगी। आपने कहा सर कंजर्वेटिव मेथड कब तक काम में लेता है? अप टू 34 वीक्स ऑफ जेस्टेशनल एज। प्रेगनेंसी 34 वीक तक हो तब तक प्लेसेंटा प्रीविया का इलाज कंजर्वेटिव मेथड से किया जा सकता है, किया जा सकता है अगर कंडीशन बदतर न हो। आपने कहा ठीक है सर। हमने कहा तो 34 वीक तक कर लेंगे। मैंने कहा तो आप सर बताओ 34 वीक तक आप क्या करना चाहोगे? तो मैं उसे जो देना चाहता हूं वो समझो। सबसे पहले मैंने उसको बोला कि आप बेड रेस्ट कीजिए। सबसे पहले कंजर्वेटिव में क्या आपको समझाना है वहां को कि आप बेड रेस्ट करो, क्योंकि बेड रेस्ट करने से ब्लीडिंग के चांस कम हो जाते हैं, फीटल डिस्ट्रेस के चांस कम हो जाते हैं, ऑक्सीजन डिमांड कम हो जाती है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, समझा बेटा? तो ये जो कंडीशन है वो आपको याद होनी चाहिए। आपने कहा 34 वीक से कम क्या करना है? कंजर्वेटिव। तो एक तो क्या करना है बेटा? बेड रेस्ट। अगला बताइए इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन में क्या करना है आपको? इन्वेस्टिगेशन में दो करने तो बहुत सारे हैं, दो पर खास ध्यान देना। आपने का नाम बता दो। एक तो माताजी का हीमोग्लोबिन जरूर चेक कर लेना और एक माताजी का यूरिन जरूर चेक कर लेना। तो यूरिन और हीमोग्लोबिन इन्वेस्टिगेशन कंपलसरी है अगर आप कंजर्वेटिव मेथड में जा रहे हो। कौन से मेथड में? कंजर्वेटिव मेथड में जा रहे हो और आप अभी डिलीवरी कराना नहीं चाहते हो। अगर आप अभी डिलीवरी करा, इनिशियल मैनेजमेंट इज बेड रेस्ट। बिल्कुल इनिशियल शुरुआत किससे कर रहे हैं? बेड रेस्ट से। कंजर्वेटिव मिस्टर प्रमोद बिल्कुल सही कहा बेटा आपने कहा सेकंड हीमोडायनेस्टी में वो सब चीजें आ जाएंगी। अभी रुक जाओ। आपने कहा सर जो इन्वेस्टिगेशन है वो क्या है? आपने हीमोग्लोबिन चेक किया है और मैंने इसका यूरिन चेक किया है। तो पहले बेड रेस्ट, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन। आपने कहा नंबर डाल दो, ये नंबर 1 और ये नंबर 2। अभी खत्म नहीं हुआ। आपने कहा और बताइए सर और क्या करना चाहिए हमको? आपको करना चाहिए पीरियोडिक सोनोग्राफी। बहुत इंपॉर्टेंट, पीरियोडिक सोनोग्राफी मतलब के बार बार सोनोग्राफी करनी है टू फाइंड आउट द कंडीशन ऑफ प्लेसेंटा। आपने कहा ठीक है। तो पीरियोडिक का मतलब क्या है? मैंने कहा अगेन एंड अगेन। अगेन एंड अगेन का मतलब कैसा? डेली करूं? नहीं, डेली तो नहीं करना, डेली कुछ भी नहीं करते। तो आपने कहा पीरियोडिक का मतलब क्या है बेटा? तो पीरियोडिक का मतलब ये नहीं कि आपको डेली सोनोग्राफी में लेके जाना है। आपने कहा पीरियोडिक का मतलब है एवरी, स्टार बना लेना, एवरी 2 to 3 वीक्स। हर 2 से 3 वीक में क्या करानी है आपको? सोनोग्राफी। हर 2 से 3 वीक में क्या करानी है बेटा? आपको सोनोग्राफी करानी है। किसकी? आंसर है उस महिला की जिसे प्लेसेंटा प्रीविया है और उसकी जेस्टेशनल एज 32 वीक से 32 वीक और 3 दिन है। तो मैंने कहा सर ठीक है, मैं क्या करा दूंगा? पीरियडिक सोनोग्राफी करा दूंगा। अब बताओ सर और क्या करना है? मेंशन दैट वुमेन, मेंशन दिस वुमेन या दिस लेडी, लेडी बोल देते, इज्जत से बात करते हैं, औरतों की बात है। तो आपने कहा मेंशन दिस लेडी इन हाई रिस्क ग्रुप। हाई रिस्क ग्रुप, आपने कहा हाई रिस्क ग्रुप में रखने से क्या फायदा? इसको कीन ऑब्जर्वेशन करेंगे, इसका कीन ऑब्जर्वेशन होगा, इसका रूटीन एग्जामिनेशन होगा, इसलिए इसको किस में रख दो? आप हाई रिस्क ग्रुप में रख दो। आपने कहा सर इसका पर्पज क्या है? कीन ऑब्जर्वेशन, कीन ऑब्जर्वेशन। आपने कहा और सर रूटीन एग्जामिनेशन। ओके, रूटीन एग्जामिनेशन, ये सब चीजें करनी है, इसलिए मैंने इसे प्रायोरिटी पर रखा हुआ है कि भाई ये लेडी बहुत प्रायोरिटी पे है क्योंकि इसको प्लेसेंटा प्रीविया है और अभी इतनी उम्र नहीं हुई जेस्टेशनल एज की कि मैं इसकी डिलीवरी करा सकूं। तो मुझे डर है कहीं ऐसा ना हो कि प्री मैच्योरी बाहर आ जाए, फिर बच्चे को सांस लेने में तकलीफ हो, तो कंडीशन बदतर हो जाए। तो मैंने इस बच्चे को मैंने इस मां को कहां रखा है? बच्चे हाई रिस्क ग्रुप में। कहां रखा बेटा? हाई रिस्क ग्रुप में। क्लियर है? मैंने फिर कहा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर। जब तक नहीं करोगे तब तक वर्थफुल नहीं है। आप इस मेहनत को एप्रिशिएट करोगे एक ही तरीके से, सब्सक्राइब एंड लाइक। यही है आपके एप्रिशिएट करने का तरीका और इससे हमें खुशी मिलती। समझ में आ रहा है बच्चे? तो आपने कहा कीन ऑब्जर्वेशन और रूटीन एग्जामिनेशन के बाद आपने कहा और क्या है? अभी रुक जाओ, अभी चीजें बाकी हैं। आपने कहा और क्या करना है सर? स्टेरॉइड। ओके, स्टेरॉइड देने हैं, स्टेरॉइड टू मदर। माता जी को स्टेरॉइड भी देना है। आपने कहा वाई सर स्टेरॉइड माता जी को क्यों? आई टोल्ड इन आरडीएस,
आई टोल्ड इन आरडीएस कि ये जो स्टेरॉइड हैं दैट हेल्प इन लंग्स मैच्योरेशन ऑफ फीटस के लंग्स मैच्योरेशन में काम आते हैं। ओके, ओनली एम्स किडनैप कर ले सबको, करो ना, पता नहीं बेटा क्या कह रहे हो, क्लीन ओबीजी गायनिक। ओके, बहुत बढ़िया, पूजा मीना एकदम सही कहा बेटा। ओके, सबके मैं पढ़ नहीं पा रहा पर ठीक है बच्चे, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। ठीक है बेटा, तो आपने कहा ओके पीयूष शर्मा थैंक्स फॉर अपडेट। पीयूष शर्मा ये अच्छा लगा, मुझे अपडेट दिया, मुझे ही पता पड़ना चाहिए चल क्या रहा है वे। तो आपने कहा मैच्योरेशन हुआ है किसका, फीटस का। आपने कहा किसका, लंग्स का मैच्योरेशन करने के लिए जरूरी है कौन, स्टेरॉइड। आपने कहा कैसे कर देता है, आपने कहा ना सर्फेक्टेंट। क्या बेटा, सर्फेक्टेंट पर एक्ट करता है कौन, स्टेरॉइड। स्टेरॉइड कब देते हैं, वैसे भी हमने बताया था आफ्टर 32 वीक ही देते हैं। तो एक बार मैं दे देता हूं क्या स्टेरॉइड, किसको, फीटस को मत टिका देना, मां को देना है बेटा। तो आपने कहा सर कौन सा देना है, चॉइस आपकी है, डेक्सामेथासोन या बीटा मैथासोन, कोई सा दे सकते हो, बीटा मैथासोन। राइटिंग बहुत खराब है, काम चला लो चल जाएगा, समझ में आ रहा है ना। तो आपने कहा अच्छा स्टेरॉइड भी देना है, बिल्कुल स्टेरॉइड भी देना है। तो सर ये क्या पढ़ा रहे हो, मैं ये पढ़ा रहा हूं कंजर्वेटिव मेथड, पढ़ा रहा हूं, कैसे मैनेज कर रहा हूं मैं बिफोर 34 वीक। किसको, प्लेसेंटा प्रीविया को। किसको बेटा, प्लेसेंटा। कीन ऑब्जर्वेशन साइंस वर्ड नहीं है यूट्यूब बेटा, कीन ऑब्जर्वेशन इंग्लिश वर्ड है। कीन मतलब ध्यान से, ऑब्जर्व मतलब देखना, इसमें E बराबर MC² नहीं था बेटा, कीन ऑब्जर्वेशन। समझ में आया यूट्यूब, कीन ऑब्जर्वेशन में बहुत ध्यान से देखना, उसके साइन एंड सिम्टम्स को, उसकी ब्लीडिंग को। हाँ निशा बेटा सब कुछ याद आएगा बेटा, घबराओ मत, हर चीज याद आएगी। तो आपने कहा ठीक है, तो अरे यूट्यूब बेटा बता तो दिया मैंने कीन ऑब्जर्वेशन। कीन मतलब बहुत ध्यान से, ऑब्जर्व मतलब देखना, दैट द वर्ड इज कीन ऑब्जर्वेशन। ठीक है, आपने कहा ठीक है सर, और बताओ। आपने ये कंजर्वेटिव मेथड बता दिया, मैंने कहा ठीक है कंजर्वेटिव मेथड बताना। आपने कहा एक बताओ क्या सर इतना इफेक्टिव है, अरे आपने बात मेरी बिल्कुल पते की कर दी। क्या कीन ऑब्जर्वेशन इतना अच्छा है, क्या कंजर्वेटिव मेथड इतना अच्छा है, अगर आपने इस सब को फॉलो कर दिया। चलो नेक्स्ट लेवल पे लेते हैं, इफ प्रॉपर फॉलोइंग, लिख लेना, प्रॉपर फॉलोइंग ऑफ कंजर्वेटिव मेथड, इफ प्रॉपर फॉलोइंग कंजर्वेटिव मेथड, इस पॉइंट को डबल स्टार, 90% चांस दैट ब्लीडिंग स्टॉप। अगर आपने ये कंजर्वेटिव मेथड यूज में ले लिया तो 90% चांस हैं कि ब्लीडिंग बंद हो जाए प्लेसेंटा प्रीविया में। ये बात याद रखना, अगर आपने सारे स्टेप फॉलो किए हैं, तो 90% चांस है। सर थ्योरी कंप्लीट नहीं है हमारी, जल्दी ऐप लॉन्च करो बेटा, ऐप लॉन्च बहुत जल्दी, आप ऐसे मत सोचो कि ऐप के बारे में आपको कोई गलत इंफॉर्मेशन दी जा रही है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 दिन में आपको ऐप मिल जाएगी, सब कुछ ठीक रहा तो। और ये कोई फेक प्रॉमिस नहीं है, सब कुछ है, अपडेट बस अपडेट होना बाकी है। ऐप को मुश्किल से 2 से 3 दिन में, 2 दिन के अंदर आपको क्या मिल जाएगी ऐप। सर प्रेगनेंसी में टोटल कितनी यूएसजी कर सकते हैं, डेट डिपेंड ऑन द कंडीशन ऑफ द प्रेगनेंसी में नॉर्मल कितनी कंडीशन होती है, डिपेंड करता है डॉक्टर कितना प्रिस्क्राइब करता है। कोई नंबर नहीं होते सोनोग्राफी के, ना कोई आइडियल नंबर होता है कितनी बार करानी है। ठीक है बेटा, तो आपने कहा ऐप के बारे में मैं बता रहा था कि ऐप बहुत जल्द आने वाली है, आप बस हमको 2 दिन दे दीजिए मैक्सिमम, ऐप आपके हाथ में आ जाएगी। और यकीन मानो सही चुनो चाहे देर से चुनो, क्योंकि जब आपको ऐप में मिलेगा आपको यकीन हो जाएगा कि इससे बेटर कंटेंट किसी और ऐप में नहीं होगा। इतनी पूरी टीम इतना मेहनत कर रही है आपके लिए, रात को 2-2 बजे तक रिकॉर्डिंग होती है आप सबके लिए। आप ये मान के चलो कि बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा आपको। शुरुआत कम कंटेंट से होगी, धीरे धीरे कंटेंट बढ़ा दिया जाएगा, हर चीज आ जाएगी, पेशेंस रखो बस। ठीक है बेटा,
तो आपने कहा इन दैट कंडीशन, आपने कहा तो बेटा ब्लड का कैसे पता चलेगा, ब्लड कितना लॉस हुआ है? ब्लड का पता लगाने के लिए हम पैड लगा देते हैं और पैड में जो एक ग्राम पैड का वेट है वो 1 ml ब्लड माना जाता है। 1 ग्राम पैड वेट इजिकल टू 1 ml ब्लड। ठीक है, तो हम उससे पता लगा लेते हैं, पैड का वेट काउंट करते हैं और 1 ग्राम पैड का वेट इजिकल टू 1 ml। ठीक है बेटा, क्या है 1 ml। ठीक है, तो आपने कहा इन दैट कंडीशन, आपने कहा 90% क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो कंजर्वेटिव मेथड मैं बता चुका हूं। अब आ जाओ क्वेश्चन के ऊपर। ये कह रहा है कि सर विच ऑफ द फॉलोइंग, किसको किस कंडीशन में कंजर्वेटिव मेथड अलाउ है, यानी कंजर्वेटिव मेथड लेने में रिस्क नहीं है, यह कहना चाह रहा है। थोड़ी सी इंग्लिश की प्रॉब्लम है, आपको समझ में आ जाएगी। यह कहना चाह रहा था कि सर किसमें कंजर्वेटिव मेथड काम में ले सकते हैं। तो आपने कहा कंजर्वेटिव मेथड काम में लेना है, तो मैं बता रहा हूं कि किसमें रिस्क सबसे कम है। फीटल हार्ट रेट दैट इज द 86 पर मिनट, 86 पर मिनट। अब मेरी बात सुनो, फीटल हार्ट रेट नॉर्मल होती है बेटा 120 to 160, और अगर 100 से कम है, बिलो 100 है, दैट इज द ब्रेडिकार्डिया। क्या है बेटा, ब्रेडिकार्डिया। अरे हाँ या ना? इसका मतलब मैं क्या निकालूं, इसका मतलब मैं निकाल रहा हूं कि 86 वाला तो बहुत कम है, 86 वाला फीटस नॉर्मल नहीं है। और इससे यह पता चलता है, कलर चेंज करते हैं, साफ दिखना चाहिए। आपने कहा इससे यह पता चलता है कि फीटल डिस्ट्रेस हो रखा है, और फीटल डिस्ट्रेस हो रहा है तो कंजर्वेटिव मेथड में टाइम वेस्ट मत करना। अगर फीटल डिस्ट्रेस हो रहा है, कंजर्वेटिव मेथड में टाइम वेस्ट मत करना, डायरेक्ट गो विद सिजेरियन सेक्शन। तुरंत क्या करो, इसका सिजेरियन सेक्शन करो। आपने कहा सर बच्चा छोटा है, 32 वीक का है, अरे हम इसको सपोर्ट पर रख लेंगे, हम इसको सपोर्ट पर रख लेंगे, हम पर इसको बाहर निकालना बहुत जरूरी है, अंदर रहेगा तो मर जाएगा। 86 का मतलब है फीटल डिस्ट्रेस, फीटल डिस्ट्रेस। समझ आया बेटा? तो फीटल डिस्ट्रेस है, इसलिए इस केस में कंजर्वेटिव इज नॉट अलाउ, इस केस में कंजर्वेटिव अलाउ नहीं होगा। आपने कहा इंट्रा यूटेराइन फीटल डेथ, बच्चा अंदर मर चुका। अब आप कंजर्वेटिव मेथड रखकर करोगे भी क्या? कंजर्वेटिव मेथड इसलिए रखता था कि फीटस बाहर आने लायक हो जाए, मैं इसलिए यूज कर रहा था कंजर्वेटिव मेथड को कि बहुत जल्दी, यानी कि ये बच्चा बाहर आ जाए और टाइम से आ जाए। पर आपने कहा सब मर चुका है और मरने के बाद मुझे बाहर निकालना ही है, तो कंजर्वेटिव नहीं यूज कर सकता मैं, अंदर रहेगा मरा हुआ, सेप्सिस करवाएगा ये, फिर क्या करेगा, DIC। समझ में आ रहा है ना? तो ये पॉसिबल नहीं है कि मरे बच्चे को मैं अंदर छोड़ दूं। आपने कहा सर मदर हीमोडायनेमिक अनस्टेबल, मदर हीमोडायनेमिक अनस्टेबल मतलब कि मां के ब्लड के पैरामीटर डगमगा गए, हीमोग्लोबिन भी गड़बड़ हो रहा है। ओके, हीमोग्लोबिन गड़बड़ हो रहा है और बाकी के पैरामीटर भी गड़बड़ हो रहे हैं। क्या कहा है आपने, अनस्टेबल। इसका मतलब कंजर्वेटिव में रखकर बच्चे की जान से खिलवाड़ नहीं करना है, मां की जान से खिलवाड़ नहीं करना है, क्योंकि मां खुद अनस्टेबल हो रही है। मां के हीमोडायनामिक्स के जो MCB है, हीमोग्लोबिन है, सीरम एल्बुमिन है, वो सब गड़बड़ हो रहे हैं। इस केस में अगर मां अनस्टेबल है तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। किसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, कंजर्वेटिव में। पूजा क्या कहा बेटा, पता नहीं, सुनील चार सही कहा, पूजा लक्ष्मण सिंह, पूजा बहुत ज्यादा है ये। क्या बेटा कुछ कहा था, पता नहीं, चलो जो भी है सही कहा होगा, आप सही कहते हो, मेरे लिए मुझे पता है, गलत नहीं कहते। तो आपने कहा कि अगर मदर अनस्टेबल है, इस कंडीशन में क्या है कि हम इसमें कंजर्वेटिव मेथड यूज नहीं करेंगे। तो फिर बचा क्या? आपने कहा सर आंसर बचा है मेरे पास, और जो मुझे दिख रहा है दूर से वो है सर क्या, ट्रांसवर्स लाई। तो ट्रांसवर्स लाई में कंजर्वेटिव मेथड यूज कर सकता हूं। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, तुम्हारा डाउट भी क्लियर करना है। आपने कहा सर कंजर्वेटिव मेथड आप यूज कर रहे हो, ट्रांसवर्स लाई इज एबनॉर्मल फाइंडिंग, ट्रांसवर्स लाई इज एबनॉर्मल फाइंडिंग, और एबनॉर्मल फाइंडिंग में कंजर्वेटिव क्यों कर रहे हो? समझ में आ रहा है? तो आपने कहा क्यों यूज कर रहे हो कंजर्वेटिव, किसमें, कंजर्वेटिव में यूज किसमें कर रहा हूं? आपने कहा कि सर ट्रांसवर्स लाई में, और मैं कहा तो ठीक है ना कर रहा हूं, तो सर ट्रांसवर्स लाई तो गलत है, ट्रांसवर्स लाई नहीं होना चाहिए था। अरे अभी आप एक बार जेस्टेशनल एज को तो देखो,
32 वीक। अरे 32 वीक की प्रेगनेंसी है, अभी लाई का कोई भी वजूद नहीं होता, अभी तो लाई 50 बार बदलेगी, क्योंकि अभी तो बच्चा रोटेट होता रहेगा और रोटेट होता रहेगा टिल द फुल टर्म। जब तक पूरी टर्म नहीं हो जाती तब तक ये बच्चे की लाई ट्रांसवर्स या कुछ और हो, फर्क नहीं पड़ता। इसलिए 32 वीक में आप ये नहीं कह सकते कि ट्रांसवर्स लाई इज एबनॉर्मल। ट्रांसवर्स लाई इज नॉर्मल। एबनॉर्मल तब होगी जब ये लास्ट टाइम ऑफ प्रेगनेंसी होगा, 38 वीक पे पहुंच जाएगा, तब कहेंगे एबनॉर्मल है सर ये तो। अरे हाँ या ना, सही कहा ना। तो आपने कहा इन दैट कंडीशन आंसर इज ट्रांसवर्स लाई, बिकॉज 32 वीक की प्रेगनेंसी पर ट्रांसवर्स लाई इज नॉट एट ऑल एबनॉर्मल फाइंडिंग। वो एबनॉर्मल फाइंडिंग नहीं होती कब? 32 वीक की प्रेगनेंसी पर। हाँ या ना बच्चे, क्या इतना आपको समझ में आया? क्या क्वेश्चन समझ में आया आपको? तो इसका आंसर जाएगा सी, ट्रांसवर्स लाई इसका राइट आंसर है। क्या है इसका? ट्रांसवर्स लाई। क्वालिटी कहीं छिपी नहीं है, बहुत बढ़िया बेटा, सही। ओनली एम्स, ओनली एम्स। रवि बॉस का आंसर सही है, सबका आंसर सही है। उमा परमार, सबको बेटा बहुत बढ़िया। आपने कहा लंकापति रावण, सही कहा। तो दीज आर द सर डिफेक्टिव डेसिडुआ का कॉज क्या होता है? डिफेक्टिव डेसिडुआ इज द एनाटॉमिकल प्रॉब्लम। इसके कई सारे रिस्क फैक्टर होते हैं, कॉज किसी को नहीं पता। प्रोलिफरेशन प्रॉपर नहीं हो पाता, स्कार बन जाते हैं, माइग्रेशन हो जाता है और ड्रॉपिंग डाउन थ्योरी लग जाती है। बहुत सारे रीजन है कि डिफेक्टिव हो जाए डेसिडुआ। समझ में आ रहा है? जब हम पढ़ेंगे डिटेल में, प्लेसेंटा प्रीविया में आपको पढ़ाऊंगा, वीडियो मिलेगा आपको ऐप में, हर चीज समझ में आएगी, घबराओ मत। हैंडसम सर विद हैंडसम क्लास, ओके थैंक यू बेटा। तो आपने कहा इन दैट कंडीशन, अगला आप देख रहे हैं हम क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाला है और ये क्वेश्चन जरूर ध्यान से पढ़ना, इसमें बहुत सारी चीजें आएंगी। तो आपने कहा एक बार जरूर ध्यान से देखना और हर बच्चा आंसर करेगा, हर बच्चा आंसर करेगा, ये जरूरी है उसे आंसर करना, ठीक है बेटा। तो आपने कहा ठीक है सर। इस क्वेश्चन में वापस से मैं कह रहा हूं, ये गारंटी है कुछ नया सीख के जाओगे। तो आप में से 80% बच्चे ऐसे हैं जो पीपीएच पढ़ चुके हैं, फिर भी आपको ऐसा लगेगा अरे ये तो नया है, क्योंकि यही है जीनोमिक। ठीक है बच्चे, तो सबसे पहले क्वेश्चनों का आंसर दो बेटा। विच मेजर वुड बी लीस्ट इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग पोस्टपार्टम हेमरेज? विच मेजर वुड बी लीस्ट इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग पोस्टपार्टम हेमरेज? पोस्टपार्टम हेमरेज से बचाने के लिए सबसे कम उपयोगी क्या है? लीस्ट इफेक्टिव। क्या मिलेगा डिलीट करके? क्या मिलता है? सुकून मिलता है बेटा। नर्सिंग बॉय दैया, तुम लोग आओगे तभी, तुम लोग तभी आओगे बेटा जब चीजें आपको मिलती हैं। आपको कदर नहीं होती ना चीजों की फिर। ओके, लाइन लग गई है, आंसर आ गए बी बी बी, बहुत बढ़िया बेटा। मैं नाम ले देता हूं, एक बार कोशिश करता हूं पढ़ पाऊं। सुनीता, अमित, प्रीत कौर, एमडी हुसैन, गौरव जैन, हर बच्चे को इसका आंसर रिप्लाई करना है। ओके, अंकिता, वैशाली, नयन, मोनिका, प्रमोद, त्रिदेव दांगी, हंसा नागर, हंसा नागर भी है, चलो बढ़िया। दिनेश मीना, रवि, हर बच्चे को आंसर देना है। मैं पढ़ रहा हूं सबके, एक बार देख रहा हूं कौन कौन आंसर नहीं दे रहा है। जो नहीं दे रहा है उसका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, नोट सेट का याद रखना, उसका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा नोट सेट का। सबको एक रिप्लाई देना है। सुनील चाहर, विजय लक्ष्मी पाटीदार, के भावना जोशी, बहुत बढ़िया। हेमेंद्र सिंह, मीटू बेटा, सबने इसका आंसर दे दिया और मैंने इसका आंसर आप सबसे ले भी लिया। ठीक है बच्चे, चलो बहुत बढ़िया। सुनील चार, बहुत बढ़िया बेटा। सुनील कुमार बी, अजय शर्मा बी, गार्गी बी, गार्गी नागदा बी, अजय जांगिड बी, स्वामी राधे बी, बी डी बी डी बी डी, बहुत ज्यादा डिमांड में बी डी पे, बहुत बढ़िया। ओके, लाइक ए कार्बोहाइड्रेट फॉर सर, ओके दैट, ओके सब ने किया, सो दैट इज ओके, सबको आंसर मिल गया इसका।
चलो अब तो मैं कह रहा हूं बी ले लो सर, बी ले लें बी, चलो बी ले लेते हैं। आपने कहा चलो एक बार बी ले लेते हैं, तो मैं पहले यह बता देता हूं कि इसका आंसर कौन सा नहीं है। इस क्वेश्चन में अब तक के इतिहास में जितनी मैंने क्लासें ली है यूट्यूब पे, सबसे ज्यादा गलत आंसर मुझे मिला है तो इसी क्वेश्चन का मिला है। मोस्ट रॉन्ग आंसर, इतना मैंने कभी नहीं देखा किसी बच्चों को इतने बंच में गलत आंसर देते हुए। ठीक है बेटा, तो आप सबके जो क्वेश्चन है वो बी और डी में कंफ्यूजन है, बी या डी, बी या डी। ठीक है बच्चे, तो मैं बता देता हूं इसका आंसर कौन सा है। ठीक है, ओके, चैटेड सब रेस्पॉन्स कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। 600 बच्चे मैसेज टाइप कर रहे हैं, दैट इज बिग नंबर। यहां यह गलत हो गए सर बी, कालीन भैया। ओके बच्चे, ठीक है, क्वालिटी हाँ जो भी है बेटा सबको ठीक है, हो गया कमेंट, ओनली एम्स खुश हो गया तो चल बढ़िया। चलो सबका आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। 700 बच्चे आंसर दे रहे हैं, 750 बच्चे, बहुत बड़ी बात है बेटा। वी आर ओनली टीचर, हमारा काम है आपको गाइडेंस देना। यकीन मानो मेहनत आपकी है जो आपको सिलेक्शन देगी, पर हम आपको वो कंटेंट देंगे जिससे आपका सिलेक्शन होगा। पढ़ना आपको ही है। ठीक है बच्चे, अगर कोई कहता है कि मैंने इतने करवाया, मैंने उतनों का करवा दिया सिलेक्शन, ऐसा नहीं है। आपके हार्डवर्क है, हमारा गाइडेंस है, मेहनत है आप लोगों के साथ, आप हमें अप्रिशिएट करने आते हो, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है बेटा, तो आपने कहा सर ठीक है, इसका आंसर दे देता हूं मैं। इसका आंसर क्या है, सबसे पहले मैं बता देता हूं कि इसका आंसर क्या है। लीस्ट इफेक्टिव, इस वर्ड को अंडरलाइन कर लो जिससे कि मुझे और आपको फ्यूचर में दिक्कत ना हो। आपने कहा सर लीस्ट इफेक्टिव का मतलब क्या है, लीस्ट इफेक्टिव का मतलब क्या है कि लीस्ट इफेक्टिव यानी कि सबसे कम उपयोगी कौन सा है, सबसे कम उपयोगी जो है दैट इज द लीस्ट इफेक्टिव। क्लियर है, आ जाओ। एडमिनिस्टर मिथार्जिन 0.2 mg every 6 hours, 4 doses of the which one, 4 doses as ordered। आपने कहा मिथार्जिन, क्या कहा बेटा, मिथार्जिन, हाँ या ना, कितना बोला 0.2 mg, अरे हाँ या ना 0.2 mg। एक क्वेश्चन का आंसर दो मुझे, मुझे सबसे जानना है कि पोस्टपार्टम हेमरेज का ड्रग ऑफ चॉइस क्या है। सब इसका आंसर दो कि पोस्टपार्टम हेमरेज का ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है, जल्दी फटाफट। सबका हुआ है, तुम्हारा भी होगा, और तुम पढ़ोगे तो जरूर होगा। हार्ड वर्क ऑलवेज पेज, मेरे लाइफ का एक मोटो है, अगर आप हार्ड वर्क करोगे आपको उसका फल मिलेगा, आपको उसका फल मिलेगा। ठीक है बेटा, तो आपने कहा कि ये बताओ सर कि पीपीएच का ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है। जो इसका आंसर देगा मुझे जानना है कि क्या आंसर है इसका। सब दो फटाफट इसका आंसर, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर पीपीएच। सागर ऑक्सीटोसिन, बहुत बढ़िया। घटोत्कच ऑक्सीटोसिन। एमजीएसओ4, कौन कह रहा है एमजीएसओ4, मिथार्जिन, चलो बहुत बढ़िया, मिथार्जिन भी आ रहा है। ऑक्सीटोसिन, हिपेरिन हिपेरिन नहीं होता, एमजीएसओ4, दीपिका बहुत बढ़िया, और वो भी 100% गारंटी ले ली इस बच्ची ने, पीपीएच की गारंटी ले ली है प्रियंका ने कि एमजीएसओ4 होता है। मुझे लगा साहित्य वहां होता होगा, कहां, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन में। कार्बोप्लास्ट, बहुत बढ़िया, एमजीएसओ4, मिथार्जिन, वैरायटी ऑफ आंसर। यही तो मुझे जानना था, यही तो मुझे जानना था कि आपको पता क्या है कि इसका आंसर क्या है। किसी भी बुक में कुछ भी लिखा हो, किसी ने कुछ भी बोला हो, किसी ने कुछ भी समझाया हो, अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि पीपीएच का ड्रग ऑफ चॉइस क्या लिखोगे, तो बेटा पीपीएच का ड्रग ऑफ चॉइस लिखना है आपको। आंसर है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर पीपीएच। स्टार बना लो, दिमाग में चिपका लो, कोई गलत फहमी हो तो निकाल दो। अभी तक जो एक्सेप्टेबल आंसर है, किसका बच्चे, आंसर है पीपीएच का ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, तो आंसर जाएगा ऑक्सीटोसिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर पीपीएच। बात समझ में आई। तो आपने कहा सर हमने सुना है मिथार्जिन भी है,
मिथार्जिन ड्रग ऑफ चॉइस नहीं है। बाकी हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा भरोसा मिथार्जिन पर किया जाता है। डॉक्टर्स का सबसे ज्यादा भरोसा मिथार्जिन पर होता है, पर फिर भी वो ड्रग ऑफ चॉइस नहीं होता है। समझ में आ रहा है बच्चे? तो आपने कहा सर, आपने कहा डॉक्टर की चॉइस मिथार्जिन, और ड्रग ऑफ चॉइस आंसर है ऑक्सीटोसिन। फर्क क्या है? आओ मैं मिथार्जिन के बारे में दो बातें कर लेता हूं आपसे। हाँ, एर्गोमेटिन मिथार्जिन बच्चे। अब आपने कहा मिथार्जिन के बारे में क्या बता रहे थे आप? तो बेटा मिथार्जिन जो है वो देखो, मिथार्जिन को मैजिकल ड्रग कहते हैं। मैजिकल ड्रग फॉर पीपीएच। जादुई दवाएं किसके लिए? पीपीएच के लिए। आपने कहा सर कितना देते हैं? आंसर 0.2 mg। कैसे देते हैं? आंसर है आईवी। आईएम नहीं दे सकते, आईएम भी दे सकते हैं, बट आईएम स्लो एक्टिंग होता है, धीरे धीरे काम करता है बेटा। तो स्लो एक्टिंग जो होता है वो धीरे धीरे काम करता है। तो ये बात तो आपको क्या है? स्लो एक्टिंग है। ठीक है बेटा, क्लियर है? हो सकता है आपको किसी टीचर ने अलग आंसर बताया हो, मैं ये नहीं कह रहा। हो सकता है बहुत सारे डॉक्टर हैं, समझ रहे हो ना आप, जो अलग आंसर बता सकते हैं, क्योंकि वो अब पता है डॉक्टर कैसे हैं, कहां से हैं, कैसे हैं, सब पता है आपको। मेरे बोलने की जरूरत नहीं है, आप जानते हो उनको अच्छे से। ठीक है, तो हो सकता है अलग लॉजिक हो, अलग डाटा हो, उनका क्या कहना चाहते हैं वो भी आप एक बार देख लेते हैं। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें, आपको पीडीएफ मिलेगा। ठीक है बच्चे, तो आपने कहा कि जो मिथार्जिन है ये आईएम क्यों नहीं दे रहा हूं? क्योंकि स्लो एक्टिंग है। देखो, हर आदमी की बात पे वेटेज मत दिया करो। कोई भी आदमी फ्रस्ट्रेशन में कुछ ही बोल सकता है। ठीक है बेटा, फ्रस्ट्रेट आदमियों पे बिल्कुल ध्यान मत दो, आप पढ़ाई पे ध्यान दो। आपका हर मिनट कीमती है। फ्रस्ट्रेशन चलता रहेगा लोगों का, और कामयाबी मिलती रहेगी आप लोगों को। कतई ध्यान मत दो किसी भी चीज पर। पढ़ना है और नेगेटिव बात माइंड में डालनी नहीं है आपको, बिल्कुल भी। टोटल पॉजिटिव रहना है। ठीक है बेटा, बिल्कुल अच्छे से। तो आपने कहा स्लो एक्टिंग है। स्लो एक्टिंग का मतलब क्या है? कि जो स्लो एक्टिंग है इसलिए आईएम नहीं दे रहा, आईवी देना पीपीएच में ज्यादा बेटर है। आपने कहा मैं समझा नहीं। इसका जो पीक एक्शन है मिथार्जिन पर मैं प्रकाश डाल रहा हूं उतना रिलेटेड जितना पीपीएच में चाहिए, जो एज ए नर्स मुझे पता होना चाहिए। बाकी मिथार्जिन के बारे में फार्मा वाले सर आपको डिटेल में समझाएंगे, ही नो ईच एंड एवरीथिंग। क्लियर है बेटा? मैं सिर्फ उतना बता रहा हूं कि एज ए नर्स आपको क्या पता होना चाहिए था। तो आपने कहा कि जो पीक है, इसका जो पीक एक्शन है वो सर कितनी देर में हो जाता है? पीक एक्शन विद इन 90 सेकेंड। 90 सेकेंड के अंदर ये मिथार्जिन यूट्रस को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। कौन? मिथार्जिन। आप जैसे सपोज करो कि ये यूट्रस है, आपने लगा दिया मिथार्जिन, अभी यूट्रस फैला हुआ है, जैसे मिथार्जिन लगाया 90 सेकंड के अंदर जुप, 90 सेकंड में जुप यानी झटके से ये क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये बात पता होना चाहिए कि बहुत जल्दी असर करता है। कौन? मिथार्जिन। पर फिर भी ड्रग ऑफ चॉइस नहीं होता। ड्रग ऑफ चॉइस ऑक्सीटोसिन। अभी तक तो जो WHO स्टैंडर्ड डाटा है उसमें पीपीएच का ड्रग ऑफ चॉइस क्या हो जाएगा? आंसर है बेटा ऑक्सीटोसिन। ठीक है भाई, आपने कहा चलो ठीक। और बताओ सर, तो मिथार्जिन देना तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और मैं लीस्ट की बात कर रहा हूं। तो मिथार्जिन देना लीस्ट नहीं होता, ये तो बेस्ट होता है। आपने कहा ठीक है। एनकरेज वुमेन टू अवॉइड एवरी टू अर्ली। बी वाले बहुत बढ़िया, जो बी वाले हैं उनको भी मैं बता दूं कि बी में क्या प्रॉब्लम है। बहुतों ने इसका आंसर बी दिया, अब मैं ये बता दूं कि बी क्यों नहीं है। आओ ये देखें कि इसका आंसर बी क्यों नहीं है। ठीक है, आपने कहा चलो ठीक है, आओ बी क्यों नहीं है समझाओ सर। बी आपने कहा बी लीस्ट क्यों नहीं है। मैंने क्या आंसर पूछना है? लीस्ट। आपको पता होना चाहिए, एक बात मैं बड़े इंपॉर्टेंट तरीके से बोल रहा हूं, ये जो कंडीशन है आपको पता होना चाहिए कि अगर ये ब्लैडर फुल होगा तो वो यूट्रस को ऊपर धकेलेगा।
अगर यूट्रस फुल होगा तो अगर ब्लैडर फुल होगा तो यूट्रस को ऊपर धकेलेगा, और जब यूट्रस को ऊपर धकेला जाएगा तो कॉन्स्ट्रिक्ट प्रेशर उतना क्रिएट नहीं होगा। तो अगर यूट्रस अम्बलाइकस की तरफ शिफ्ट हो गया ड्यू टू द फुल ऑफ ब्लैडर, इसका मतलब है यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन फोर्स प्रॉपर नहीं लगेगा, और जब यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन फोर्स प्रॉपर नहीं लगेगा तो यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, और यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा इसका मतलब है कि पीपीएच के चांस ज्यादा हैं। तो हमें क्या करना चाहिए सर? एज ए नर्स ये मुझे पता होना चाहिए कि मैं इस महिला के ब्लैडर को खाली रखूं। ब्लैडर खाली रहेगा, जितना ब्लैडर खाली रहेगा उतना ही यूट्रस के कॉन्स्ट्रिक्ट होने के चांस बढ़ेंगे। तो आपने कहा क्या कहना चाह रहे हो कि फुल ब्लैडर इज inhibit contraction of uterus by shifting it upward, ऊपर की तरफ धकेल देता है, इसलिए कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर नहीं हो पाते। इसलिए मुझे इसका ब्लैडर खाली रखना है, और जब ब्लैडर खाली रखना है तो हर 2 घंटे में यूरिन पास करना चाहिए। और यूरिन पास करना चाहिए, रोहित शर्मा मिथार्जिन भी लाइक बुरा लगता है जब आप योग्य हो और आपको योग्य, बहुत बढ़िया, ये सही कहा रोहित शर्मा। मिथार्जिन के साथ बिल्कुल वही हालत है जो कि मिर्जापुर में थी कि आप योग्य हो पर आपको योग्य नहीं माना जा रहा। अभी भी आप ऑक्सीटोसिन को योग्य मान रहे हो। दैट इज बहुत बढ़िया रोहित शर्मा, 1 लाइक फॉर दैट। तो आपने कहा कि इन दैट कंडीशन जो शिफ्टिंग है वो ऊपर की तरफ हो जाती है तो मुझे ब्लैडर खाली करना पड़ेगा, तो मुझे एनकरेज वुमेन टू वॉइड एवरी 2 आवर, ये मेरी प्रायोरिटी है, इसलिए ये लीस्ट नहीं हो सकता। आपने कहा ठीक है सर, तो 2 तो लीस्ट नहीं हो सकते, 2 तो मोस्ट होते हैं। तो आपने कहा ठीक है सर, तो और क्या करना चाहिए? अब मैं उनकी बात कर लेता हूं जिन्होंने इसका आंसर डी दिया था, है उनके बारे में बात कर लेते हैं। टीच द वुमेन टू इंपोर्टेंस ऑफ रेस्ट एंड न्यूट्रिशन टू एनहांस हीलिंग, बिल्कुल सही। आप ये क्यों मान के बैठे हो हमेशा कि एटोनी ऑफ यूट्रस ही कॉज करता है पीपीएच का? ये माइंड से थोड़ा निकालो कि और भी तो कॉज हो सकते हैं किसके, पीपीएच के। सपोज लेसरेशन हुआ है, वुंड बन गया है, हीलिंग होनी है, विटामिन सी चाहिए। वुंड हो गया, हीलिंग होनी है, विटामिन सी चाहिए, प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए, और आराम करो, जितना हिलोगे डुलोगे उतने ही वुंड हीलिंग लेट होगी। हाँ ये तो सही कह रहे हो, बेड रेस्ट करने से वुंड हीलिंग प्रॉपर हो जाती है, और जब लेसरेशन हील हो जाता है तो ब्लीडिंग नहीं होती, और जब ब्लीडिंग नहीं होती तो पीपीएच क्यों होगा? भरतरा टेलर समझ में आ रहा है ना? अब तो तुम सब इसका आंसर सी बोलोगे ना, अब तो सी बोलोगे, क्यों? मुझे पता था, क्योंकि जब सारे कट जाएंगे तो सी बोलोगे। तो आपने कहा कि सर इसका आंसर डी क्यों नहीं है? मैं बता चुका हूं इसका आंसर डी क्यों नहीं है बेटा। इसका आंसर डी इसलिए नहीं है क्योंकि जो लेसरेशन और जो वुंड है उसकी हीलिंग चाहिए मुझे। क्या चाहिए? हीलिंग। क्या चाहिए? हीलिंग। और हीलिंग में दोनों चीज जरूरी हैं, प्रॉपर बेड रेस्ट होना चाहिए और अच्छा न्यूट्रिशन होना चाहिए, तभी तो वुंड हीलिंग होगी। तो आपने कहा ये बताना जरूरी है किसको? मां को। आराम करना, घूमते फिरते मत रहना, और अच्छे से डाइट खाना जिससे कि वुंड अच्छे से घाव भर जाए। तो आपने कहा ठीक है सर, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी लिस्ट प्रायोरिटी नहीं होगा। आपने कहा तो सर फिर क्या आंसर है? तो फिर लोगों ने हल्के में, तो भाई हल्के में तो कोई लेगा ही नहीं। सब्जेक्ट इज नॉट इंपॉर्टेंट, पर्सन इज इंपॉर्टेंट। कौन पढ़ा रहा है ये इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है बच्चों? तो आपने कहा कि सर हमने तो अब तक यही पढ़ा है, मसाज द फंडस एवरी आवर फॉर फर्स्ट 24 आवर। हमको तो अब तक यही बताया गया है, और मैंने कई बार एग्जाम में पढ़ा है कि मसाज करने से यूट्रस की टोन आ जाती है। हाँ या ना? अब ये बताओ, मैंने भी ये सुना है कि फंडस मसाज करनी चाहिए 3rd स्टेज ऑफ लेबर में। मैंने भी सुना है, आपने भी सही सुना है, बिल्कुल सही सुना है। फिर यहां ये आंसर क्यों नहीं माना आपने? आप कह रहे हो एवरी आवर, हर घंटे करना है। क्यों करना है? आपको पता होना चाहिए फंडस
फंडल मसाज कब करते हैं? ओनली फंडल मसाज इज ओनली वी डू, नहीं ये मेरी प्रायोरिटी में भी नहीं है। हर घंटे में फंडल मसाज नहीं करने वाला, और भी काम है मरने भाई। तो आपने कहा फंडल मसाज तभी की जाएगी ओनली व्हेन यूट्रस इज सॉफ्ट एंड बॉगी। फंडस मसाज सिर्फ तब की जाती है जब यूट्रस क्या हो, जब यूट्रस बेटा कैसा हो, सॉफ्ट और बॉगी हो, तभी की जाएगी फंडस मसाज। तो इसका मतलब फंडस मसाज हम नहीं करेंगे इस कंडीशन में, क्योंकि इसमें लिखा ही नहीं है कि यूट्रस बॉगी है और या सॉफ्ट है। ऐसे पढ़ाया गया तो नॉट सेट की कट ऑफ बहुत आगे जानी है। आपने कहा कट ऑफ जानी है, आपको समझ में आना बहुत जरूरी है। अपडेट चीजें पढ़ो बच्चे, अपडेट। सदियों से पुरानी वही लाइनें, वही नोट्स, कब तक पढ़ोगे आप? क्वेश्चन में ट्विस्ट डालो और दिमाग में तो जितने भी सेंस ऑर्गन बॉडी में है सब खोलो और सबसे सोचो कि आंसर क्या होगा। ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो आपने कहा कि सॉफ्ट एंड बोगी जो होगा यूट्रस तभी मैं करूंगा, और वो भी हर घंटे नहीं करता, तब तक करता हूं जब तक सॉफ्ट रहता है बस। तो इसका मतलब 24 घंटे में हर घंटे करने वाले हो क्या आप मसाज? आप नहीं करने वाले। तो आपने कहा जब मसाज नहीं करने वाले तो फिर क्या करोगे? तो इसका आंसर है ये लीस्ट है, इसकी जरूरत सबसे कम है, क्योंकि इसने वर्ड जोड़ा हर घंटे, जो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ यूट्रस की मसाज तभी करूंगा। आपने कहा सर हर घंटे करने से क्या हो जाएगा? अब सुन तू, हर घंटे करने से क्या होगा मैं वो बता देता हूं। आपसे मैंने कहा कि आप सिर्फ तभी करना जब क्या हो, सॉफ्ट हो और बॉगी। आपने मसाज की और आपने यूट्रस को क्या बना दिया? फर्म, थोड़ा टाइट बना दिया, पर आप नहीं मान रहे। बोला मैं तो रोज मसाज करूंगा हर घंटे। अरे अब मत कर भाई, अब तो ये फर्म है, नहीं मुझे तो मसाज करनी है। मसाज करने से होगा क्या? तू इस वापस से इस फर्म यूट्रस को मसाज कर करके वापस सॉफ्ट बना देगा। अरे हाँ ये तो है, और वापस सॉफ्ट बन गया तो फिर से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। हाँ ये भी है। तो बस कर भाई, ये फर्म हो चुका और कितनी मसाज करनी है तने? क्योंकि अगर ये मसाज करने से फर्म हो रहा है तो बंद करो, हर घंटे नहीं करना। अगर आप उसके बाद भी आप अगर फर्म यूट्रस को मसाज दोगे, अगर फर्म यूट्रस को मसाज दोगे तो वापस क्या हो जाएगा? सॉफ्ट एंड बॉगी। सही कहा ना बेटा? तो दैट इज द, आपने कहा पुलकित भारद्वाज, चल तेरा आंसर भी दूंगा, 1 मिनट रुक जा बेटा, ठीक है? अभी पहले समझ लो कि इस क्वेश्चन का आंसर मैंने कैसे निकाला है। अगर मैं सॉफ्ट और बोगी यूट्रस है और उसको मैं मसाज दूंगा, चलो वो हार्ड हो गया, वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया, उसकी शेप कम हो गई, उसकी टोन आ गई, पर मैं फिर भी मसाज दे रहा हूं। अब बार बार मसाज करोगे तो टाइट चीजें भी लूज हो जाती हैं। अब बार बार चीजों को दबाओगे तो जो टाइट चीजें वो भी लूज हो जाएंगी, और जो लूज होंगी तो जो फर्म यूट्रस है वापस से कर करके मसाज आपने क्या बना दिया? सॉफ्ट और बॉगी। और सॉफ्ट और बॉगी बनते ही फिर क्या हो गया इसको? पीपीएच। तो आपने कहा ये बात तो सही है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए थी कि हमने क्या बोला है। इसलिए मुझे मसाज करना बार बार जरूरी नहीं है, जब तक करूंगा जब तक के यूट्रस फर्म ना हो जाए। क्लियर बच्चे? तो दैट इज द कंडीशन। आपने कहा इसका आंसर आपको मिल चुका होगा और इसका आंसर आपके सामने है, आंसर सी। जो किसी ने भी इसका आंसर नहीं दिया, मुश्किल से 10 बच्चों ने इसका आंसर दिया होगा। प्रायोरिटी वाइज पूछ रहा है बच्चा कि प्रायोरिटी वाइज क्या है? सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी मिथार्जिन लगा देना, दूसरे पे बॉइडिंग कराना, तीसरे पर ये कराना, ये है आपकी प्रायोरिटी। ठीक है बच्चे? अगर यहां ऑक्सीटोसिन होता तो भी मैं इसका आंसर फर्स्ट ही देता। क्लियर? वैसे भी थर्ड स्टेज लेबर में आप जानते हो 3 चीजें रखी होती हैं। क्या? कंट्रोल कोल्ड ट्रैक्शन, फंडल मसाज और ऑक्सीटोसिन। तो वो मुझे पता है, तो यहां मैं ऑक्सीटोसिन की जगह क्या दे रहा हूं आपको? तो आपने कहा मैं मेथार्जिन दे रहा हूं, काम तो वही है।
तो आपने कहा फर्स्ट प्रायोरिटी मेथार्जिन, सेकंड मुझे ब्लैडर खाली रखना चाहिए, और थर्ड वन मुझे अच्छे से डाइट वगैरह देनी चाहिए, रेस्ट करना चाहिए, और सबसे लास्ट है कि एवरी आवर फंडल मसाज, हर घंटे आपको वही करना है। समझ आए बच्चे? तो आई होप सो इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ इस क्लास को खत्म करते हैं। ऐप के बारे में वापस बता देता हूं, ऐप बहुत जल्दी आने वाली है, 1 से 2 दिन में आपको ऐप मिल जाएगी, बहुत जल्दी खुशखबरी मिलने वाली है। और मैं जो बता रहा हूं वो कोई फेक न्यूज़ नहीं है, उसमें आपको हर चीज़ का डाटा है, और वो आपको समझना चाहिए कि आपको थोड़ा सा बस इतना वेट किया है, 1-2 दिन वेट और सही, अच्छी चीज़ मिलेगी, ये हमारी गारंटी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सारे बच्चों को राजकुमारी सिर भी सही कहा बेटा, आप सब आए, आप सब लोगों ने इतनी तल्लीनता से पूरे लेक्चर को सुना, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी नई चीज़ें मिली हैं इनको आप लिख लेना कॉपी में, बहुत ज़रूरी है, मिस नहीं होनी चाहिए। सबको गुड नाइट, शुभ रात्रि, सब खैर, बेस्ट ऑफ लक, कीप स्टडी, पढ़ते रहो। थैंक यू।